जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर, यानी कि डिफेंस का। और आज हम बात करने जा रहे हैं नवंबर 2023 के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये सीडीएस के साथ साथ सीएपीएफ और वही हमारा एनडीए प्लस एफकेट, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल। ठीक है, आगे सीधे आते हैं, मुद्दे की बात करेंगे। भाई देखो, हम कुछ सर्टेन कैटेगरीज में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं: नेशनल एंड डिफेंस, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और हमारे करंट अफेयर्स थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं तभी 50% से ज़्यादा 75% तक हमारे करंट अफेयर्स मंथली शीट से पूछे जाते हैं। तो आप सबको पता है कि 12 महीने के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, दोनों के लिए। मंथली शीट्स आपको अवेलेबल है। अगर आप लिंक में जाएंगे तो लिंक में आपको इस पीडीएफ की, इस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ की लिंक मिलेगी। वो लिंक आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगी जिसका नाम है डिफेंस का। ठीक है, वहीं पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस सीडीएस ड्राइव की लिंक भी वही आपको पिंड पोस्ट में मिलेगी। उसमें हमने सीडीएस का सारा स्टडी मटेरियल डाला होगा। ठीक है, तो उस ड्राइव को फॉलो कीजिए और सारा स्टडी मटेरियल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेशनल और डिफेंस के साथ। पहला भाई हमारा करंट अफेयर आ जाता है इलेक्टोरल फंडिंग का। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया कि भाई आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर डेटा को सबमिट करना है सितंबर 30, 2023 तक। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। पॉलिटिकल पार्टीज का जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा है। 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने पिटीशन दायर की थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ। तो एससी ने ईसीआई को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला कि भाई आप डेटा जो है सबमिट कीजिए। अब उसके बाद में ईसीआई जो है उनको स्टेटस रिपोर्ट मिली 105 पार्टीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रिवील किया कि सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन किए। अब अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो ये इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स होते हैं या फिर मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कंपनीज परचेज कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स परचेज कर सकते हैं इंडिया में फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ एसबीआई। ठीक है, यूनियन बजट 2017-2018 में इनके बारे में मेंशन था। इनको मल्टीपल्स में बेचा जाता है, जैसे 1000 रुपए का मल्टीपल्स हो गया, ठीक है, 10,000 का मल्टीपल्स हो गया, 1 लाख का मल्टीपल हो गया, 10 लाख का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। इनको एक KYC कंप्लाइंट अकाउंट के जरिए खरीदा जाता है और डोनेशन से किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं। कोई कैप नहीं होता, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती है कि भाई कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई पर्सन या कंपनी परचेज कर सकती है। ठीक है, अब परचेज करने के 10 दिन बाद, मत सॉरी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में इनको 10 दिन में आप जो है परचेज कर सकते हैं। हर महीने में 10 दिन की विंडो रहती है जिसमें आप परचेज कर सकते हैं। इनकी बेनिफिट्स की बात करते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशंस मिल रहा है फॉर्मल बैंकिंग चैनल से, उसके थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जाती है ना। जो पहले भाई आपकी कहीं से भी पैसा दिया जाता था, अब वो सामने क्लियर आ जाता। दूसरी बात, आइडेंटिटी जो डोनर्स की रहती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। इससे रिटेलिएशन का और इंटिमिडेशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब जाहिर करवा दिया। सारे ट्रांजेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के होते हैं वो आपके चेक या फिर डिजिटली किए जाते हैं। ठीक है, कंसर्न दिया जाता है कि भाई सोर्स ऑफ फंड को लेके भाई थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। पैसा किसी और ने इकट्ठा किया, किसी और के जरिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स परचेज करवा लिए। सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है आर्टिकल 19(1)(a) पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, वो नहीं मिल पाता। और एनोनिमस डोनेशन से क्या होते हैं कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाता है। प्लस हमारी कुछ शेल कंपनीज होती है ना, जो दिखावटी कंपनीज होती हैं, इनको यूज किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए, क्योंकि 7.5 एनुअल प्रॉफिट लिमिट जो होती है वो भी हटा देगी। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन सब्सिडरीज जो फॉरेन कंपनीज की होती है वो भी फंड को डोनेट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, इलेक्टोरल लिटरेसी की बात करेंगे। रिसेंटली एसीआई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। उन्होंने ये बोला कि इलेक्टोरल लिटरेसी जो है वो हम क्लासरूम्स तक पहुंचाएंगे। इसकी फीचर्स क्या है? इसमें यह बोला गया है कि वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल लिटरेसी को करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाना है, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हमारे देश के सारे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इलेक्टोरल लिटरेसी में क्या आता है? इसमें भाई हमारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर बच्चों को होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जो हमारा देश फेस कर रहा है, डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है उनको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए।
प्लस इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन और मैन, ये भी सारे चीजों में देखने चाहिए। ठीक है, तो इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, कि भाई हम इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स जो हैं ये हम इस्टेब्लिश कराएंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में। हर एक रूम जो होगा पूरे किसी पर्टिकुलर स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उसको नाम दिया जाएगा डेमोक्रेसी रूम। ठीक है, डेमोक्रेसी रूम दिया जाएगा और यहाँ पर रेगुलर डिस्प्ले किया जाएगा वोटर एजुकेशन मटेरियल्स का। कंटिन्यूस इलेक्टोरल और डेमोक्रेसी एजुकेशन एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर कंडक्ट की जाए। इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी क्या करेगा, टेक्स्ट बुक को अपडेट करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी के ऊपर वो भी कंटेंट को और ज्यादा इंक्लूड कर सके। स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स को और बाकी बोर्ड्स को भी वो बोलेगा कि भाई आप इस चीज को फॉलो कीजिए। आगे आएंगे, रोल ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ भाई, हमारे कुछ स्टेट्स थे, एक तो था केरला, दूसरा था तमिलनाडु और तीसरा था पंजाब। तो यहाँ की जो स्टेट्स गवर्नमेंट है ना, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट, है ना, अपने जो रिस्पेक्टिव गवर्नर्स हैं उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई कि भाई हमारे कुछ पेंडिंग बिल्स आ रहे हैं, उनको रिलेटेड कुछ भाई हमारे इश्यूज आ रहे हैं। तो केरल गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि भाई गवर्नर जो है वो इन एक्शन कर रहे हैं, है ना। 8 बिल जो हमारी असेंबली ने पास किए हैं उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट इन एक्शन की स्टेट में है, और कुछ बिल्स जो है वो गवर्नर के पास 2 साल से ज्यादा के लिए पेंडिंग है। पंजाब ने बोला कि 3 मनी बिल्स जो हैं वो भाई पंजाब गवर्नर ने विथहेल्ड कर रखे हैं, और तमिलनाडु की पिटीशन में ये था कि भाई 12 जो बिल थे वो गवर्नर के साथ पेंडिंग है, और डिले होने के साथ साथ जो आपका क्या बोलते हैं ट्रांसफर है इन्वेस्टिगेशन का, वो अलग अलग केसेस में वो सीबीआई को भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस वक्त में तो उसका अप्रूवल जो है उसमें डिले किया जा रहा है सीबीआई को देने के लिए। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं जो गवर्नर के एस्पेक्ट में आती है, तो अगर हम बिल्स की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 200 में क्या है, गवर्नर की एसेंट जरूरी होती है किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए। इस रिगार्ड में गवर्नर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये रहता है कि भाई वो अपनी एसेंट दे दे कि भाई ठीक है बनाओ, बढ़िया एकदम बिल लॉ बन जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद विदहोल्ड कर लेते हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं बता रहा, है ना, इसमें जो बिल है वो लॉ नहीं बन पाता। तीसरा ये रहता है कि बिल को रिटर्न कर देते हैं कि भाई जो स्टेट की हमारा लेजिस्लेचर है आप दोबारा से इस बिल को रिकंसिडर कीजिए, वापस भेज दिया। अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से इसको पास कर देती है ओरिजिनल शेप में या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में, तब गवर्नर को अपनी एसेंट बिल को देनी ही होती है, जो भी रीएनेक्टेड बिल है उसको। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है, लेकिन दिक्कत यही आ जाती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। ठीक है, कि भाई इस टाइम लिमिट में गवर्नर को बिल को रिटर्न करना है रिकंसिडरेशन के लिए। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है, दैट इज रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी एसेंट भी दे सकता है या फिर मना भी कर सकता है। प्रेसिडेंट गवर्नर के पास उस बिल को दोबारा भी भेज सकता है कि भाई इस बिल को आप स्टेट लेजिस्लेचर के पास दोबारा भेजिए। ऐसा बिल अगर रीइनेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो फिर वो दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। ठीक है, अगर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया है तो ऐसे केस में रिजर्वेशन ऑब्लिगेटरी होता है, यानी कि बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है और वो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर्ड कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नर बिल को रिजर्व भी कर सकता है। जो कुछ हमारे अलग अलग नेचर्स के बिल होते हैं उनको रिजर्व करने का काम भी गवर्नर का रहता है। जैसे कि इसमें एक आ जाता है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है कि जब अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अपोजिट हो बिल तो रिजर्व कर दिया उसको। ठीक है, डीपीएसपी की अगेंस्ट हो तो रिजर्व कर दिया। ठीक है, हमारे पूरे देश के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो भाई इसको रिजर्व कर दिया। नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल हो तो भाई बहुत ज्यादा, तो भाई इसको रिजर्व कर दिया। और अगर उसमें कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील किया जा रहा हो तो भी इसको रिजर्व किया जा सकता। तो भाई इसमें हमारी जो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी आ जाती हैं। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, ये आर्टिकल आती हैं 163 में। ये बोलती है कि एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज और फंक्शंस इन अदर डिस्क्रिशन, यानी कि अपनी समझदारी से फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हुए, है ना, उसके अलावा जो गवर्नर है वो एड और एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आगे बढ़ते हैं, स्पेशल और लोकल लॉज एसएलएल की बात करेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि भाई हमारे कुछ क्रिमिनल लॉज जो थे, ठीक है, उनको लाया गया सामने। ठीक, तो उसकी वजह से हमारा स्पेशल और लोकल लॉज जो है उनमें कुछ रिफॉर्म प्रोसेसेस की बात आ रही है। जैसे कि हमारा एक प्रोविजन आता है स्पेशल लॉ का। अभी स्पेशल लॉ क्या होता है? ये एक ऐसा लॉ होता है
जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, जिसमें पर्टिकुलर इश्यूज को कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे भाई हमारा UAPA आ गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1969। फिर हमारा लोकल लॉ भी आ जाता है। लोकल लॉ आपका एप्लीकेबल रहता है इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, जैसे भाई हमारा मकोका आ गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। फिर हमारे कॉग्निजिबल क्राइम्स आ जाते हैं, जो कि आपके या तो IPC इंडियन पीनल कोड के अंडर में आते हैं, या फिर स्पेशल एंड लोकल लॉज यानी कि SLL के अंडर में। ठीक है, कॉग्निजिबल जो ऑफेंसेस होते हैं उनको जनरली ऐसे ऑफेंस के तौर पे डिफाइन किया जाता है कि जो ऑफिसर इन चार्ज रहता है किसी भी पुलिस स्टेशन का, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, और अरेस्ट वगैरह भी क्या कर सकता है, बिना वारंट के कर सकता है, आदतन अपराधी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS। रिसेंटली बिहार कैबिनेट ने क्या किया, बिहार कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, सेंटर को उन्होंने बोला कि भाई आप हमें SCS दीजिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है बिहार को दीजिए। SCS एक क्लासिफिकेशन थी जो सेंटर के द्वारा दी गई थी, ताकि स्टेट्स के डेवलपमेंट में असिस्टेंस दिया जा सके, जिनको ज्योग्राफिकल, है ना, जिनको ज्योग्राफिकल इश्यूज फेस किए जा रहे हैं, या फिर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज उनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं, ऐसे स्टेट्स के लिए बोला, ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस उनको दिए जा रहे हैं। तो SCS आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1969। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे, 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ताकि सर्टेन डिसएडवांटेज स्टेजेस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सके, लाइक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जा सकें, एंड लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जा सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह भाई जो है आपके वो बनाए जा सके। तो SCS में स्टेट्स को ग्रांट दिए जाते हैं, जो कि आपका आता है करगिल मुखर्जी फॉर्मूला के अंडर, इनके अंडर में इनको ग्रांट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इस पास्ट में भी SCS जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेट्स को दिया है, जिनमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक सामने देखने को आए हैं, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके बेसिस पे कई स्टेट्स को आपका दर्जा दिया गया। जैसे 1969 में बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था सबसे पहले, उसके बाद भाई असम को दिया गया था 2nd नंबर पे, और फिर जो है नागालैंड को दिया गया था 3रे नंबर पे। फिर उसके बाद 8 और स्टेट्स को भाई हमारा दिया गया, जिसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में मणिपुर आ जाता है, मणिपुर के बाद में मेघालय आ जाता है, मेघालय के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में आ जाता है सिक्किम, सिक्किम के बाद में आ जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में आ जाता है हिमाचल प्रदेश, एंड देन उत्तराखंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी स्टेट को SCS स्टेट बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजंस आ जाते हैं सामने, जो स्टेट्स को दिए जाते हैं ना, आर्टिकल 371, 371A, H और J वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भाई हमारा 14th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए SC ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए जो SCS है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, स्टेटस जो है उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अभी किसी भी स्टेट को SCS नहीं मिला। नेक्स्ट पढ़ेंगे आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज की बात करते हैं, तो भाई हमारी महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, महुआ ने आईना डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। ये आपका एक पायनियरिंग पोर्टल है जो क्या करेगा, स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस उपलब्ध कराएगा सिटीज पे 5 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज में। पहला आ जाएगा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। आगे बात करते हैं रिपोर्ट ऑन बिल्स ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो भाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर है ना, होम अफेयर के ऊपर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने 3 बिल्स के ऊपर जो कि क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म किए जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट सबमिट की। कौन कौन से बिल आ जाते हैं, जिस बारे में आपको पहले बताया था, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि IPC 1860 को रिप्लेस करेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि आपकी CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करेगी, भारतीय साक्ष्य बिल जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। तो ये जो बिल है इनको सब्सिक्वेंटली PSC पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा फर्दर एग्जामिनेशन की द्वारा भेजा गया है। इसमें जो लार्जर पेंडेंसी हमारी कोर्ट्स में चल रही है, फैमिली जस्टिस डिलीवरी के जो इश्यूज आ रहे हैं, कॉलोनियल लीगेसी को हटाना है, प्लस कन्विक्शन रेट जो बढ़ा रही है, इन सबको एड्रेस किया जाना। फिर बात करेंगे इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट यानी कि इनकोर की। तो भाई अगेन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाया है ताकि कंप्लीट कैंडिडेट और इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो मैनेजमेंट जो है वो आपका इनकोर के द्वारा किया जाए।
एंड टू एंड एप्लीकेशन है फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए। इसको जो यूज किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, ताकि जो भी कोड्स डाले गए हैं उनको डिजिटाइज किया जा सके, टेबुलेट किया जा सके, राउंड वाइज डेटा निकाला जा सके, और फिर वेरियस स्टेचुटरी रिपोर्ट्स जो है काउंटिंग की वो भी जारी की जा सके। इसके साथ साथ इसमें इनकोर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन भी आ जाती है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को अलाउ करेगी कि वो नॉमिनेशंस जो फाइल किए जाते हैं भाई, है ना, जो पर्चे दाखिल किए जाते हैं भाई हमारे अलग अलग कैंडिडेट्स के द्वारा ऑनलाइन, उसको भी देखे जा सके। ठीक है, तो इनको नोडल ऐप के थ्रू आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, लाइक फायर, एजुकेशन, पुलिस, एनवायरमेंट वगैरह। ये हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं रैलीज वगैरह होल्ड करने के लिए, रोड शोज के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की। नेक्स्ट बात करेंगे कर्बिंग फील्ड पायरेसी की। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि MIB, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आपका बनाया है टू चेक फिल्म पायरेसी। इसके अंडर में क्या है कि कुछ हमारे नोडल ऑफिसर्स होंगे। ये नोडल ऑफिसर्स आपके अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CFBC से। ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री जो है इनके खिलाफ जो पायरेसी के खिलाफ कंप्लेंट्स है उसको भी देखेगी। तो मैकेनिज्म आपका जो सेटअप किया गया है वो सेटअप किया गया है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर या कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड है उनके द्वारा वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट्स नॉन ऑथोराइज पर्सन जब फाइल करेंगे तो ऑफिसर जो है एक हियरिंग कंडक्ट करेगा और देखिएगा कि भाई इसी कंप्लेंट में कितनी जेन्युइन कंप्लेंट है। तो पायरेसी को कर्व करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया गया था, और ये बेसिकली आपका अमेंड किया गया था 1952 के एक्ट। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करके सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया। इसमें भाई हमारे कुछ एग्जिस्टिंग लॉज भी आ जाते हैं। इसमें हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 आ जाता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट जिसे 2000 कहा जाता है वो भी आ जाता है। फिर बात करेंगे ट्राइबल वेलफेयर की। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक अभियान को लॉन्च किया है जिसका नाम है PM जन मान। ठीक है, PM जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। ठीक है, ये आपका लॉन्च किया गया जनजातीय गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल परेड डे के दौरान। जनजातीय दिवस हमारा जो है गौरव दिवस है 15 नवंबर को मनाया जाता है सिंस 2021, ताकि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनके एफर्ट्स को। ये बर्थ एनिवर्सरी भी है भाई हमारे श्री बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, जिनको आदिवासी भगवान की तरह पूजते हैं। फिर आगे आते हैं और बात करते हैं ड्राफ्ट नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी 2023 की। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी 2023 को रिलीज किया। इस पॉलिसी में मेंस्ट्रुएशन को एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस के तौर पे, बॉडीली प्रोसेस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है कि भाई जो भी मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड वुमेन, सिर्फ वो गर्ल्स और वुमेन है भाई। वेस्टर्न कंसेप्ट में मत जाना कि भाई मैन भी मेंस्ट्रुएट कर सकते, नहीं, इसमें सिर्फ हमारी गर्ल्स एंड वुमेन आती। ठीक है, तो गर्ल्स और वुमेन जिनके पास में जो कि रिप्रोडक्टिव एज के हैं, प्लस इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस के साथ भी डील किया जाएगा जो कि मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम करंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसमें भाई हमारी आ जाती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। ये आ जाती है भाई हमारी 2011 की। ठीक है, ये लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन जो रहते हैं वो आशास के थ्रू, है ना, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें प्रोग्राम है। फिर हमारा आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन 2014। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इनिशिएटिव में जोड़ा था। और फिर हमारे आ जाती है नेशनल गाइडलाइंस फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट 2015। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस लेके आए थे ताकि एक वैल्यूएबल फुटप्रिंट है सारे स्टेट्स को दिया जा सके और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे अच्छा खासा वर्क किया जा सके। अलग अलग स्टेट्स ने भी कुछ योजनाएं जारी की है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अस्मिता योजना को लॉन्च किया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने उड़ान को लॉन्च किया था। ठीक है, उड़ीसा ने किया था खुशी। ठीक है, इसमें सब्सिडाइज या फिर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स को एडोलेसेंट गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा फैसिलिटेशन।
फिर बात करते हैं सरोगेसी इन इंडिया की। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है जिसको नाम दिया गया है अरुण मुथुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 2023। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वुमेन का जो राइट है पेरेंटहुड का वो बरकरार रहेगा, प्लस 2023 का जो अमेंडमेंट था सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2023 उसको हटा दी। मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे जिसमें डोनर गैमेट्स जो रहते हैं, है ना, उनके यूज को बैन कर दिया। अभी ये अमेंडमेंट है ना, इस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स और एग्स वो आपके इंटेंडिंग कपल से आना चाहिए जिसको सरोगेसी का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इस केस में एक वुमेन जो है वो की एक स्पेसिफिक बीमारी से सफर कर रही थी, इसको कहा जाता है MRKH, मेयर रॉकेटेंसी कस्टर हाउजर सिंड्रोम। इन्होंने 2023 के अमेंडमेंट को चैलेंज किया। पेटिशनर ने ये बोला कि भाई मेरे पास ओवरीज और यूटेरस नहीं है, इसीलिए मैं अपने एग्स को सरोगेसी के लिए डोनेट नहीं कर सकती। अब सरोगेसी और उसकी हम टाइप्स की बात करें तो सरोगेसी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है ना, जिसमें एक वुमेन क्या करती है, बच्चे को बेयर करती है, उसको जन्म देती है एक दूसरे इंटेंडिंग कपल के लिए। ये इंटेंडेड मदर है, लेकिन भाई इसके पास में क्या है, चाइल्ड या फिर एग्स वगैरह क्रिएट करने की वो इसके अंदर प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब कि नेचुरल कंडीशंस ऐसी होगी कि नहीं कर सकती, तो वो सरोगेट मदर को चूज करते हैं जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि अपने एग्स के जरिए स्पर्म्स को फ्यूज करके उस बच्चों को पैदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेबी जो रहता है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंडेड मदर, बट उसके अंदर जो फैमिली की जो ट्रेड्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है। वही गेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है कि अनेबल टू कैरी चाइल्ड लेकिन अपने एग्स को यूज कर सकती है बेबी को क्रिएट करने के लिए, तो फिर ये सरोगेट मदर होती है, इसके अंदर अपने एग्स को रखवाया जाता है, ठीक है। और फिर जो बेबी रहता है वो आपका इंटेंडेड मदर के जैसे ट्रेट्स लिए हुए रहता है, ठीक है। तो सरोगेसी और टाइप्स की जो हमने बात की थी कि भाई इंडिया में सरोगेसी में इंटेंडिंग कपल का मतलब एक ऐसा कपल जिनकी जो मेडिकल इंडिकेशन है वो ये बता रही है कि भाई नेसेसिटिंग मतलब पूरा बता रही है कि गेस्टेशनल सरोगेसी होनी चाहिए, ठीक है, और वो सरोगेसी के द्वारा पेरेंट्स बन सकते हैं। तो गेस्टेशनल सरोगेसी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ हमारी और भी आ जाती है लाइक अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी आ जाती है। कोई मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन नहीं होता सरोगेट मदर के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस वगैरह के अलावा, इसमें जनरली कई बार फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं। कमर्शियल वही हमारी आ जाती है सरोगेसी। इस सरोगेसी में प्रोसीजर्स मॉनेटरी बेनिफिट के लिए यूज किया जाते हैं। आपने एक मूवी देखी थी ना, कुछ टाइम पहले आई थी, मिमी आई थी शायद, कृति सेनन की, काफी अच्छे से उसमें सरोगेसी वाला टॉपिक बताया गया, ठीक है। इसमें ये वाला प्रोसेस आ जाता है हमारा, जिसमें रिलेटेड प्रोसीजर्स को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए या रिवॉर्ड के लिए जनरली किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने फॉरेन नेशनल्स के लिए 2015 में सरोगेसी को बैन कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जल दिवाली की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स अगेन महुआ ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया। इसको अटल मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया था, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी कि NULM। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भाई हमारा फेज 1 जो है वो देखिएगा कि भाई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का पार्टिसिपेशन हो रहा है एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़, मिजोरम, MP, राजस्थान एंड तेलंगाना, ठीक है। अमृत को महुआ ने लॉन्च किया था 2015 में लॉन्च किया था इसको 500 सिटीज के लिए, टाउन्स के लिए, ताकि इनके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके वाटर सप्लाई सेक्टर्स में, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए, ग्रीन स्पेसेस के लिए, पार्क्स के लिए। फिर हमारा अमृत 2.0 आया 2021 में। इसमें यूनिवर्सल कवरेज की बात की गई वाटर सप्लाई की, जो कि फंक्शनल टैप्स आपके सारे घरों में उपलब्ध कराए जाए, ऐसे पानी के नल, टोटियां, ठीक है, टोटियां जो भाई आपके सारे घरों में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ हमारा NULM आ जाता है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको महुआ ने 2013 में लॉन्च किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स में पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी को हटाना है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेस करवाना है, गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको देना है, प्लस स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इनको अवेलेबल करा। फिर आगे बात करते हैं साथी की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने स्टेट से बोला है कि आप ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है साथी,
यानी कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इसको बढ़ावा दीजिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है विद एसोसिएशन विद IIT कानपुर। ओपन लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को नो कॉस्ट पर अवेलेबल रहेगा। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए, और हर स्टूडेंट की पेस ऑफ लर्निंग के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। तो भाई हमारा जो ग्वालियर है यानी कि मेरा होम टाउन और कोझिकोड, इन्होंने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को ज्वाइन किया। ठीक है, ये 55 सिटीज के अंडर में आती है जिन्होंने UCCN को वर्ल्ड सिटीज डेज, भाई वर्ल्ड सिटीज डेज जो हमारा मनाया जाता है, CITI, हाँ सिटीज डेज जो हमारा मनाया जाता है 31 अक्टूबर, इस दौरान ज्वाइन किया। ये जो नई सिटीज है इनको बेसिकली ज्वाइन किया गया है, प्लस एक्नॉलेज किया गया है कि भाई ये अपनी कल्चरल और जो बाकी क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से उसको जोड़े रखेंगी। अब अगर हम कोझिकोड की बात करते हैं तो कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रोबस्ट लिटरेरी फाउंडेशन है, यहाँ पर तकरीबन 500 के करीब लाइब्रेरीज हैं, 70 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं, और हाई लेवल ऑफ लिटरेसी एजुकेशन यहाँ पर क्लेम किया जाता है। ठीक है, एनुअल केरल लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ कंडक्ट किया जाता है, और न्यूमरस बुक फेस्टिवल्स भी होते हैं। ग्वालियर की बात करें यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक, तो इसकी रिच म्यूजिकल हिस्ट्री है। इसमें तानसेन जी आ जाते हैं जो कि ग्वालियर के पास से बिलोंग करते थे। इनको मियाँ तानसेन कहते हैं। पहले इनका नाम रामतनु पांडे था। उसके बाद पलिती पावरा जो है वो भी यहीं से बिलोंग करते थे। प्लस ग्वालियर घराना जो है ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना, वो भी यही बिलोंग करता है। और भी भाई हमारी सिटीज आ जाती है, लाइक मुंबई आ जाती है फिल्म के लिए, चेन्नई म्यूजिक के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, वाराणसी म्यूजिक के लिए, जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए, और श्रीनगर आ जाती है अगेन क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। UCCN की बात करें तो भाई UCCN हमारा बनाया गया था सन 2004। ठीक है, UCCN ग्लोबल रिकॉग्निशन और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सिटीज को टैग देता है। 350 क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज कवर होती हैं। 7 क्रिएटिव फील्ड्स में कवर किया जाता है, जैसे क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट्स एंड म्यूजिक। यूनेस्को के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कुछ की बात करते हैं। तो देखो मित्रों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON वो दे दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के अंडर में डेवलप किया जाएगा, और ये 2028 से लेकर 2029 के बीच में ऑपरेशनलाइज हो जाए। ठीक है, करेंटली इंडिया के पास रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारी एयर स्पेस को सेफगार्ड करते हैं। ये जो सिस्टम है ये किसी भी तरह की थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें स्टेल्थ फाइटर्स आ जाते हैं, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स आ जाते हैं एट अ रेंज ऑफ 350 किलोमीटर। तो LRSAM जो है ना, इसमें 3 लेयर रहेंगे भाई हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल्स के, हर किसी को अलग अलग तरह के डिफरेंट रेंजेस के टारगेट्स के साथ एंगेज करने के लिए बनाया जाए। फिर भाई आ जाती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो कजिन 2023 एनुअल इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, मित्र शक्ति 2023 आ जाती है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और US आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे बोंगो सागर की तरफ। ठीक, इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज जो है उन्होंने 4th एडिशन किया बायलैटरल एक्सरसाइजेस का बोंगो सागर। ठीक है, और 5th एडिशन इनका जो रहा था वो रहा था कॉर्पेड, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज नदन बे ऑफ बंगाल। सबसे लास्ट में इसमें आ जाती है ऑस्ट्रेलियन। तो इंडियन आर्म फोर्सेस का कंटिजेंट जो है जिसमें 81 पर्सन्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पर 2nd एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में पार्टिसिपेट किया। ये आपकी पर्थ में कंडक्ट की गई। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। तो नवंबर 7 को इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट किया प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, प्रलय मिसाइल का जो शॉर्ट है वो बेसिकली इसको कहा जाता है प्रलय यानी कि अपोलो किड। अपोलो यार कई वर्ड एकदम कंफ्यूज कर देते हैं, अपोलो किड। ठीक है, ये कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि SRBM, जिसको बैटलफील्ड यूज के लिए बनाया गया है। DRDO ने इसको डेवलप किया है। इस मिसाइल के अंदर भाई इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की टेक्नोलॉजीज हैं, और इसमें भाई हमारा खासकर आ जाता है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल
पृथ्वी डिफेंस व्हीकल प्लस प्रहार टैक्टिकल मिसाइल। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे। इस बार हमारे नेशनल के करंट अफेयर्स कम रहे नवंबर के बाद में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की बात करते हैं और आते हैं ट्रांसजेंडर इन स्पोर्ट्स। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने से कर दिया मना। आईसीसी ने बोला कि ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने मेल प्यूबर्टी को एक्सपीरियंस किया है ना, वो इंटरनेशनल वुमेन गेम से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रिगार्डलेस ऑफ सर्जरी और जेंडर रिसेंटमेंट ट्रीटमेंट, चाहे आपने सर्जरी करवाई हो चाहे आपने जेंडर रिसेंटमेंट ट्रीटमेंट करवाया। आईसीसी एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई यानी कि यूएई में आ जाता है, ठीक है। जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी की बात करें तो उसको सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें इंडिविजुअल्स ट्रांजिशन करते हैं, है ना, जिनको जनरली कहा जाता है कि भाई हमारे अंदर जो है वो जेंडर डायस्फोरिया है, ठीक है, मतलब कि हम गलत जेंडर में पैदा हो गए, हमें किसी और जेंडर में पैदा होना चाहिए। अब रूल्स आ जाते हैं कुछ हमारे टेस्ट जेंडर पर्सन्स के। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। जैसे कि भाई अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि सेक्स डेवलपमेंट जब आपका किया जा रहा है एथलीट्स का, तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो 2.5 nmol/l है ना, उतनी लिमिट में होना चाहिए फॉर 24 मंथ्स टू पार्टिसिपेट इन फीमेल कैटेगरी अक्रॉस इवेंट्स। अगर फीमेल कैटेगरी में आपको करना है प्लस आपने जेंडर रिअसाइनमेंट करवाया है तो इस लिमिट के अंदर भाई जो है आपका टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। डीएसडी होता है क्या है भाई, डीएसडी एक कंडीशन होती है जहां पर इंडिविजुअल की जो फिजिकल सेक्स ट्रेट्स होते हैं वो उनकी टिपिकल मेल या फीमेल डेवलपमेंट के साथ मैच नहीं करते। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, मसल मास बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ और हीमोग्लोबिन लेवल्स को भी बढ़ाता है, जो हमारा मेल्स में पाया जाता है। अब वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज आ जाती है साइकिल की, लाइक यूसीआई आ जाती है, स्विमिंग की आ जाती है लाइक FINA आ जाती है, और वर्ल्ड रग्बी है, उन्होंने भी ट्रांस वुमेन को आपका वुमेन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल फेडरेशंस को दे रखी है कि भाई ट्रांसजेंडर पीपल को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। फिर आ जाते हैं नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में। तो रिसेंटली 37th एडिशन हुआ नेशनल गेम्स का गोवा में, ठीक है। गोवा में भाई हमारा 37th नेशनल एडिशनल हुआ इसका। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया एक ओलंपिक स्टाइल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जहां पर एथलीट्स अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से आते हैं और मेडल्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। इसमें भाई हमारा सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आ जाता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स टीम आ जाती है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, ठीक है। और ये भी नेशनल गेम्स से पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू। के साथ साथ ड्यूरेशन और रेगुलेशन नेशनल गेम्स का आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में रहता है। इनको हेड कौन करता है, IOA हेड करता है। नेशनल गेम्स की बात करें तो इनका फर्स्ट जो एडिशन है, मतलब पहले इनको नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाता था, अब इनको इंडियन ओलंपिक अब इनको नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाता है, पहले इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट एडिशन इनका जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में यानी कि पंजाब में, लाहौर में 1924 में किया गया। फिर इसका 8th जो है भाई वो आपका 1938 में कोलकाता में किया गया। फिर इनका नाम जो है वो नेशनल गेम्स कर दिया गया, ठीक है। लखनऊ ने सबसे पहला नेशनल गेम्स हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद होस्ट किया। पहला नेशनल गेम्स ओलंपिक गेम्स की तर्ज पर 1985 में न्यू दिल्ली में किया गया। अब अगर हम 37th एडिशन की बात करें तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, जो ट्रॉफी इसमें दी जाती है उसका नाम है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये महाराष्ट्र को दी गई, ठीक है, फॉर ओवरऑल चैंपियनशिप इन नेशनल गेम्स। राजा भालेंद्र सिंह जो है उनको 9th एशियन गेम्स जो है वो इंडिया में लेकर आए 1982 में, और उसके बाद उन्होंने वहां पर ऑर्गेनाइज करवाए, ठीक है। बेस्ट वुमेन एथलीट ट्रॉफी जो है वो आपकी दी गई प्रणति नायक को और संयुक्ता कातिक, जबकि बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी आपकी दी गई श्रीहरि नटराज, ठीक है। टॉर्च जो नेशनल गेम्स की थी वो उत्तराखंड को दे दी गई कि भाई अब ये लोग जो है वो 38th नेशनल गेम्स करवाएंगे। 38th और 39th एडिशन जो है वो उत्तराखंड और मेघालय में किए जाए। आगे बढ़ते हैं, इंटर कमांड ओशन सेलिंग रेस 2023 की बात करेंगे तो इंडियन नेवी ने 2nd एडिशन जो है भाई हमारा इंटर कमांड ओशन सेलिंग रेस का कोची से लेके गोवा तक उसको स्टार्ट कर दिया है। कोची से लेके गोवा तक ये चलेगी, ठीक है। ग्रैंड सेरेमनी हुई नेवल बेस कोची पर नवंबर 22, 2023 को। इस रेस में हमारे 440 फुटर इंडियन नेवल सेलिंग व्हीकल्स NSSVs
जिनके नाम दिए गए हैं बुलबुल, नीलकंठ, कदलपुर और हरियाल। ये एक जर्नी करेंगे इन द अरेबियन सी। ठीक है। हर सेल बोट पे 8 आपके क्रू रहेंगे, जो कि 3 नेवल कमांड से बिलोंग करते हैं, और एक आपकी जो है कंबाइंड टीम रहेगी, जो कि अंडमान और निकोबार कमांड और एनएचक्यू से बिलोंग करती है। सेलिंग रेस आपकी सदर्न नेवल कमांड के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है अंडर द एजेस ऑफ इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन INSA, बेस्ड एट नेवल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। अब आगे बात करते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF की। तो भाई थर्ड हमारा जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग आपकी कंडक्ट की गई सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, US के। इस मीटिंग के दौरान IPEF पिलर 3 का बारे में निगोशिएशन हुए। पिलर 3 में आपका आ जाता है क्लीन इकोनॉमी। पिलर 4 में आपका क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है फेयर इकोनॉमी। ठीक है, ये कंडक्ट किए गए। मेंबर की बात की जाए तो 14 पार्टनर कंट्रीज आ जाती हैं, जिसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आ जाते हैं। ये सारी की सारी कंट्रीज मिलके वर्ल्ड का 40% GDP को रिप्रेजेंट करती है, 28% ग्लोबल गुड्स और सर्विस ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2023 की। तो 2023 का जो एडिशन है, ये हमारा न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। ठीक है। IPRD एक एनुअल अपेक्स लेवल रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडियन नेवी का। ठीक है भाई, इंडियन नेवी का रीजनल डायलॉग है ये। इसकी थीम क्या थी, इस बार की थीम थी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड है एंड कनेक्टिविटी। IPRD 2023 नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, न्यू दिल्ली में बेस्ड है, इंडियन नेवी की नॉलेज पार्टनर है। इसके साथ साथ IPRD का सीधा सा एम था कि वेरियस मैरीटाइम ट्रेंड्स को रिव्यू किया जा सके, रीजनल अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सके, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब जो भी रीजनल अपॉर्चुनिटीज प्लस चैलेंजेस आ रहे हैं उनको देखा जा सके। ठीक है, प्लस एक्सचेंज किया जा सके सॉल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग्स का की स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस की। तो 10th, अच्छा ये मैंने गलत डाल दी, सॉरी, गलत मीटिंग है वो, गलत इसमें वो आ गया, पिक्चर आ गई। 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसको ADDM+ कहा जा रहा है, ये जकार्ता में की गई। ठीक है, जकार्ता में कंडक्ट की गई भाई, इंडोनेशिया में। ADDM+ जो है, इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ प्लेटफॉर्म फॉर आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के तौर पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 8 डायलॉग पार्टनर्स यानी कि प्लस कंट्रीज आ जाती। प्लस कंट्रीज में भाई हमारी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और USA आ जाते हैं। तो ADMM हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया का प्रपोजल था को चेयर करने का, है ना, एक्सपर्ट वर्किंग कमेटी का ऑन काउंटर टेररिज्म, उसको इंडोर्स किया है ADDM+ ने। ठीक है, ये ADDM+ का एक फोकस एरियाज है। अब अगर हम इंडिया की रोल की बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी में, तो फिर रूल बेस्ड ऑर्डर में सबसे पहले आ जाता है जो हमारा अनक्लॉज है। अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982। इसके बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया ने इस चीज को सपोर्ट किया है, इस चीज को बोला है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अनइम्पीडेड लॉफुल कॉमर्स होना चाहिए कंट्रीज के बीच में, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि ये वॉर का एरा नहीं है। सिक्योरिंग सी लाइंस और चोक पॉइंट्स, जैसे कि भाई हमारी मलाक्का स्ट्रेट आ जाती। ठीक है, थ्रो रेगुलर सर्वेलेंस। अभी यहाँ पर कुछ एक प्रोटेस्ट चल रहा है ना, कि कार निकोबार के पास हम लोग एक अपना पोर्ट बनाने जा रहे हैं, और कुछ सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इसको अपोज कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि भाई मलाइका स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है, यानी कि चाइना इसका यूज चोक पॉइंट के तौर पे कर सकता है, प्लस हम भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी एडवांटेज हम ले लें हमारे लिए बेटर। फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाती है। इसमें हमारी सिम्बेक्स जैसी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइजेस, और डिफेंस कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, यानी कि जो ब्रह्मोस को फिलीपींस को भेजने का एक्सपोर्ट का डील साइन हुआ, ये भी इसके अंडर में आया। फिर आते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की तरफ। तो सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग आपका न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। इस मीटिंग को को चेयर किया गया इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा अलॉन्ग विद देयर ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट्स। फिर उसके बाद इंडिया US का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग आ जाता है। तो 5th इंडिया
जो भाई हमारा 5th इंडिया यूएस का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, वो भी दिल्ली में कंडक्ट हुआ। इस 2+2 डायलॉग में फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, इंडिया का 2+2 डायलॉग इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ है, भाई हमारा जापान के साथ भी है, और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ रशिया के साथ भी हम करते हैं। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ साथ हमारा 2+2 डायलॉग यानी कि फ्रंट में एकदम सामने होता है। फिर आगे आ जाते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात करेंगे तो इंडिया ने सेकंड ग्लोबल वॉइस साउथ समिट VOGSS को कंडक्ट किया, होस्ट किया। इसमें बेसिकली एक इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती है। इंडिया के पीएम ने इसके साथ साथ दक्षिण को भी अनवेल किया। दक्षिण का मतलब है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसको क्या बोलते हैं, इसमें 5 सीज को इंक्लूड किया जा रहा है ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ यानी कि ये जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज आ जाती है। ठीक है, इसमें 5 सीज कौन से आ जाते हैं भाई, हमारे कंसल्टेशन आ जाता है, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, इंडिया ने प्रीवियसली VOGSS को होस्ट किया था। इसमें 125 ग्लोबल साउथ कंट्रीज में एक साथ आई, प्लस इनका थीम था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ये जो ग्लोबल साउथ का जो टर्म है ना, ये ऐसी कंट्रीज को रेफर किया जाता है जिनको डेवलपिंग, लेस डेवलप या फिर अंडर डेवलप कहा जाता है। जबकि ये जो लाइन है जो कि हमारी इन दोनों कंट्रीज, इन दोनों पार्ट्स को अलग करती है, इसको ब्रांड लाइन कहा जाता है। ये मैं ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, ग्लोबल साउथ का जो आपका कंसेप्ट है, ये ब्रांड रिपोर्ट 1980 से आता है, इसी बेसिस पे इसको ब्रांड लाइन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन की बात करेंगे तो रिसेंटली क्या हुआ कि रशियन पार्लियामेंट ने आपका जो एक बिल है उसको पास किया, जिसमें रशिया का रेटिफिकेशन CTBT के लिए दिया था उसको रिवोक कर लिया गया। ठीक है, ये जो बिल है बेसिकली ये यूएस के द्वारा जो लिया गया स्टैंड है उसको मिरर कर रहा है, यानी कि उसको कॉपी कर रहा है, जिन्होंने साइन तो किया है लेकिन CTBT को रेटिफाइड नहीं किया। इसके द्वारा कुछ कंसर्न्स भाई सामने आ रहे हैं कि रशिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट को दोबारा रिज्यूम कर सकता है ना, और इसके साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट जो यूक्रेन को दिया जा रहा है वेस्ट के द्वारा, उसको डिस्करेज करने के लिए। ठीक, अब इस इंसिडेंट से भाई हमारी न्यूक्लियर रेगुलेशंस की तरफ काफी सारे सवाल उठते हैं, उनकी एफिशिएंसी के खिलाफ के लिए कुछ हमारे सवाल उठते हैं। जैसे कि कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस की बात करें जो कि न्यूक्लियर रेगुलेशन से डील करते हैं, जैसे कि पहले आ जाता है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये किसी भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को प्रोहिबिट करती है, किसी भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन को, किसी भी दूसरे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कहीं वर्ल्ड में कहीं भी। ठीक है, इस ट्रीटी को 1996 में अडॉप्ट किया गया था। मतलब जो भी इसको अडॉप्ट करेगा वो ये फॉर्मली फोर्स में नहीं आ सकती जब तक इसको सारे के सारे 44 स्पेसिफाइड नेशंस के द्वारा साइन कर दिया जाए। 8 जिसमें से जिन्होंने नहीं किया है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ने ट्रीटी को साइन नहीं किया क्योंकि अगर ट्रीटी फेल हो जाएगी तो एक क्या बोलते हैं, इंडिया ने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्रीटी के अंदर एक इंडिया को फेल पॉइंट आ जाता है। वो फेल पॉइंट ये आ जाता है कि इसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का कमिटमेंट नहीं है ना, कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में वो भी हटाए जाएंगे, तो मतलब दूसरा नेशन जो है आपके पास न्यूक्लियर यूज कर सकता है। फिर इसके बाद हमारा NPT आ जाता है, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में भाई इसको बनाया गया था। इसका एम था न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना, 3 पिलर्स को यूज करना, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर इनर्जी। इसके साथ साथ इंडिया, साउथ सुडान, इजराइल, पाकिस्तान कभी सिग्नेटरीज नहीं रहे इस ट्रीटी के। नॉर्थ कोरिया ने अपना सपोर्ट इस ट्रीटी से 2003 में हटा लिया था। इंडिया ने भी ट्रीटी को साइन नहीं किया था क्योंकि इसमें बायसेस थे न्यूक्लियर हैव्स और न्यूक्लियर हैव नॉट्स वाली कंट्रीज के बीच। फिर हमारा IAEA आ जाता है, इनको की वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है इस ट्रीटी के अंडर में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यही जाके कंट्रीज में चेक करेंगे भाई कितना भाई तुम्हारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एक और आ जाती है TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये पहली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया गया है। ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो बेसिकली ट्रीटी है, इसको जुलाई 2017 में अडॉप्ट किया गया था और ये आपकी 2021 में फोर्स में आई थी। इसमें 91 स्टेट्स जो है साइन किया गया, रेटिफाइड किया गया 68 स्टेट्स के द्वारा। इंडिया ने यहाँ पे इस ट्रीटी को साइन नहीं किया क्योंकि इसके अंदर में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या फिर किसी तरह के स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स की बात नहीं की गई। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमारी कुछ और आ जाती है, लाइक NWFZ आ जाती है, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स। ये एक रीजनल अप्रोच है जिसमें ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को बढ़ाया जाएगा।
डिसआर्मामेंट नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और इंटरनेशनल एफर्ट्स को कंसोलिडेट किया जाएगा ताकि पीस और सिक्योरिटी लाई जा सके। प्रेजेंटली 5 ट्रीटीज आ जाती हैं भाई हमारी इसमें। इसमें एक आ जाती है ट्रीटी ऑफ टियालोक्यो, ठीक है, ये आ जाती है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए, कैरेबियन आइलैंड्स के लिए। ट्रीटी ऑफ रेंडोटोंगा आ जाती है साउथ पैसिफिक के लिए। ट्रीटी ऑफ बैंकॉक आ जाती है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा आ जाती है आपकी अफ्रीका के लिए। और ट्रीटी ऑफ सेमी पेलेटिस आ जाती है सेंट्रल एशिया के लिए। फिर हमारे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स यानी कि NSG आ जाते हैं। 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जब इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च किया था, है ना। इसके 48 मेंबर्स हैं। इसका सीधा सा एम है कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स को कमर्शियल और पीसफुल पर्पसेस से अलावा नहीं भेजा जाए, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। इंडिया NSG की मेंबरशिप चाहती है ताकि अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ा सके, क्योंकि इसको रॉ न्यूक्लियर मटेरियल्स चाहिए। फिर आगे बात करते हैं शिप हाईजैक इन रेड सी। तो इंडिया का जो एक कार्गो शिप था वो हाउथी रेबल्स के द्वारा रेड सी के एरिया में आपका हाईजैक किया। सऊदी लैंड कोएलिशन जो है एक अलायंस है 9 कंट्रीज का, वेस्ट एशिया से और नॉर्थ अफ्रीका से। ये जो पूरा भाई हमारा एरिया आ रहा है, इसमें इस पूरे एक्ट को पायरेसी का नाम दिया है, ठीक है। शिप का नाम है गैलेक्सी लीडर, ब्रिटिश ओन्ड और जापानीज ऑपरेटेड शिप है, जो कि आपका तुर्की से लेके गुजरात तक जा रहा था, ठीक है। यहाँ से तुर्की से लेके भाई आपका जो है वो आपका गुजरात की तरफ आ रहा था, ठीक है। ये जो हाईजैकिंग ये कोस्ट ऑफ यमन की कोस्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास हुई है। एक सिटी आती है भाई, उसको कहते हैं होडेइडा, नियर द कोस्ट ऑफ एरिट्रिया। हाईजैकिंग की बात, सॉरी, रेड सी की बात करें तो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि साउथ ईस्ट वार्ड भाई हमारी एक्सटेंडेड होती है, स्वेज कैनाल से ऐसे आगे की तरफ आती है, ठीक है। यहाँ पर बैब एल मेंडेड स्ट्रेट भी लाई करती है, जो कि गल्फ ऑफ एडन को क्या करती है, आपकी अरेबियन सी से कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर हम रेड सी ट्रेड रूट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक बहुत क्रूशियल रूट है इंटरनेशनल ट्रेड और एनर्जी शिपमेंट्स के लिए। 93 से लेकर 100% अरब कंट्रीज अपना टोटल एक्सपोर्ट यहीं से निकालती है। 10% सीबोर्न कार्गो जो है वो आपका रेड सी से निकाला जाता है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द एशियन ट्रेड विद यूरोप। यूरोप का जो मेजर ट्रेड है वो भी यहीं से जाता है, ठीक है। अब इसमें यूएस और चाइना उनके नेवल बेसिस जो है वो आपके एक कंट्री है जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जगह है जिसको कहा जाता है दिजबोती। आई एम नॉट श्योर कि कंट्री है की जगह है, ठीक है, दिजबोती है, जो कि इसकी जियोस्ट्रेटिक इंपोर्टेंस की तरफ देखता है। अगर भाई कोई यहाँ का रूट नहीं लेगा तो उसको ऐसा लंबा वाला केप ऑफ गुड होप वाला रूट जो है वो यूरोप के लिए लेना पड़े, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं हेल्दी एजिंग की। तो WHO प्लस UN इन्होंने पार्टनर किया है और फर्स्ट UN डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया है ताकि ओल्डर पीपल की लाइफ्स को इंप्रूव किया जा सके सिंस 2020। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021-2030 की जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनकी लाइफ को इंप्रूव किया जाना है, उनकी फैमिलीज की लाइफ को इंप्रूव किया जाना है और कम्युनिटीज को जिसमें वो रहते हैं। फिर बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ FHEIS इन इंडिया की। तो UGC जो वही हमारा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, FHEIS, फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, रेगुलेशंस 2023 UGC ने नोटिफाइड किया। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है, FHEIS का जो एंट्री है उसको इंडिया में रेगुलेट करती है, फैसिलिटेट करती है। किसकी लाइन को फॉलो करते हुए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को फॉलो करते हैं। अप्रूवल की बात करें तो FHEIs जो रहते हैं उनको UGC का अप्रूवल चाहिए होता है बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कैंपसेस। किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी को अगर इंडिया में कैंपस खोलना है तो UGC से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम आपको ऑफर करना है या फिर किसी कोर्स को डिसकंटिन्यू करना है या फिर प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करना है तो आपको UGC का अप्रूवल लेना पड़े। आप किसी भी तरह का प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते जो कि हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रेरी, उसके अपोजिट हो। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो टॉप 500 में हमारी जो रैंकिंग्स में आ जाती हैं FHEIs ओवरऑल कैटेगरी में या फिर सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी में या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज किसी पर्टिकुलर एरियाज में रहता है उनको एलिजिबल करार दे दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशंस जो है वो इंडियन कैंपसेस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से उनके पास होनी चाहिए, है ना, उनके खुद के होम जुरिसडिक्शन में। FHEIs ऐसे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन ऑफर नहीं कर सकती, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मॉडल्स में नहीं कर सकती, ठीक है। ऑटोनॉमी की बात की जाए तो ये एडमिशन प्रोसेस डिसाइड कर सकते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं, फैकल्टी और स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं।
अब अगर हम आगे बात करते हैं, आयरिश ऑथर फॉर पॉर्न लिंक्स क्लेम्स इस 2023 बुकर प्राइज को प्रॉफिट सॉन्ग। आयरिश ऑथर है, उनका नाम है पॉर्न लिंच। उनको बुकर प्राइज, उनकी 5th नोबल जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए दिया गया है। एक ग्लैमरस सेरेमनी जो है वो आपकी ओल्ड बिलिंग्स गेट में की गई। इस पूरी बुक में एक डायस्टोपियन नैरेटिव की बात की गई जो कि आयरलैंड में होता है, जिसमें जो प्रोटेगिस्ट है भाई, प्रोटोगनिस्ट है इस पूरी नोवेल का, एलिस टैक, ठीक है। उसको बेसिकली जिन पूरा का पूरा एक मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की गई, बस इतना समझ। फिर आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिक माइलस्टोन, नेपाल ऑफिशियली रजिस्टर्स फॉर सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। लैंडमार्क डिसीजन दिया गया नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया। उसके 5 महीने बाद कंट्री ने ऑफिशियली अपना पहला केस रजिस्टर किया है। ये नेपाल को फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री की कैटेगरी में खड़ा करता है जिसने रिकॉग्नाइज किया है, फॉर्मलाइज किया है सेम सेक्स मैरिजेस को। ये ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट जो है ये आपका वेस्टर्न नेपाल के लमजंग एरिया के तौरदी रूरल म्यूनिसिपैलिटीज में हुआ, म्यूनिसिपैलिटी में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहला आ जाता है स्पेस वॉरफेयर। तो चाइना ने अभी क्या किया है कि वर्ल्ड की पहली नियर स्पेस कमांड जो है उसको सेटअप किया है। पावरफुल हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ इक्विप्ड है। ये जो नई कमांड है ये चाइना की 5th फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। इससे पहले चाइना के ऑलरेडी करंट 4 फोर्सेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स, ठीक है। अब नियर स्पेस का क्या मतलब होता है? नियर स्पेस का मतलब होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसा इलाका जो कि भाई हमारे अर्थ के सरफेस से 20 से लेके 100 किलोमीटर की हाइट तक होता है। इस रीजन में एयर बहुत रेरिफाइड होती है, थिन होती है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रहते हैं फ्लाई नहीं कर सकते, सैटेलाइट प्लेस नहीं किए जा सकते स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से। तो ये एक नो मैंस लैंड रीजन बन जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोशल मीडिया और कंज्यूमर बिहेवियर की। तो एक रिसेंट रिपोर्ट आई, इसका टाइटल था मेटा JWI ब्यूटी रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स और इन सब के बारे में जो है वो हाईलाइट किया गया, ठीक है। फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, रील्स के बारे में, कि इंडिया के जो परचेजिंग है इंडियंस की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदने की, उसके बारे में बताया गया कि 18% इंडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। अभी सोशल मीडिया कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो देखो भाई, सबसे पहले आता है न्यू प्रोडक्ट्स, जो नए प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी है। यानी कि 47% जो सर्वेड कस्टमर थे उन्होंने नए प्रोडक्ट्स को डिस्कवर किया सोशल मीडिया रील्स की, तो ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। 50% इंक्रीज ऑनलाइन परचेजेस में देखने को मिला है पोस्ट पैंडेमिक बाय ब्यूटी बायर्स, जो कि अभी करंटली हमारा ओवरऑल 68% पे आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे तो वर्चुअल ट्राई आउट जो हम AR और VR की हेल्प से करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से करते हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से करते हैं, वो भी हो चुका है, ठीक है। बायर सोशलाइजेशन, यानी कि बायर इन्फ्लुएंसेस के, सॉरी, जो बायर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो पूरा करस्पॉन्डेंस होता है ये इनकी साइकोलॉजिकल पूरी फीलिंग्स के साथ डील करता है, जो फीलिंग्स के साथ फुल रहते हैं और उनकी मेंटेलिटीज उसके हिसाब से बनाता है, यानी कि उसको एक ऑप्टिमल स्पेस देता है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ। तो कस्टमर के जो रिव्यूज होते हैं वो भी कंज्यूमर्स को उनके परचेजिंग डिसीजन में हेल्प करते हैं। एसोसिएटेड कंसर्न आ जाते हैं सबसे लास्ट में, यानी कि इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स, इंक्रीज डेप्थ ऑफ और फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म की वजह से, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की वजह से जो हम कंज्यूमर प्रोफाइलिंग करते हैं। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं डिफेक्ट्स की बात करते हैं। तो भाई ये मूवी आ रही थी एनिमल, उससे पहले ही काफी ज्यादा चर्चित था डिफेक्ट्स के बारे में। यानी कि सेंटर ने एक एडवाइजरी इशू की थी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स को आइडेंटिफाई कर। डीप फेक्स का मतलब होता है एक ऐसा वीडियो या फिर इमेज जिसको एक एल्गोरिथम का यूज करने के बाद में एडिटेड किया हो, ठीक है। इसमें एक इंसान को रिप्लेस कर दिया गया हो, किसी भी इंसान को जो ओरिजिनल आपका वीडियो हो उसको किसी दूसरी वीडियो या फिर इमेज से रिप्लेस कर दिया गया हो, इस वे में कि वो ऑथेंटिक लगे। जैसे कि ये रश्मिका मंदाना का ये जो वीडियो आया था उसमें ओरिजिनल वीडियो ये था, जबकि डीप फेक वाला वीडियो ये वाला था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है जिसको डीप लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। डीप लर्निंग AI का यूज किया जाता है आपकी फेक इवेंट्स
और ऐसे इवेंट्स जो हुए नहीं हैं उनको क्रिएट किया जाता है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग सबसेट है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है, ह्यूमन ब्रेन से जो रिलेटेड रहते हैं, लार्ज डेटा सेट के साथ डील किया जाता है, ठीक है। तो डीप फेक जो इमेजरी होती है उसमें किसी का फेस, किसी की बॉडी, साउंड, स्पीच, एनवायरमेंट या फिर किसी भी और तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपका एक नए तरीके का इम्पर्सनेशन क्रिएट किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन की। तो रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे पहली एआई सेफ्टी समिट आपकी ब्लेचली पार्क, ठीक है, ये जो जगह है ये जगह है ब्लेचली, हाँ LEY, ब्लेचली पार्क है भाई। ये आता है भाई हमारे बकिंगम शायर नियर लंदन, लंदन के पास में बकिंगम शायर है, वहां पर लाई करता है यूनाइटेड किंगडम में। वहां पर भाई ये हमारी वर्ल्ड की पहली एआई सेफ्टी समिट कंडक्ट की गई, ठीक है। इसमें बेसिकली देखो एआई के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। इंटरटेनमेंट की बात की जाए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, है ना, तो इसमें डिजाइर्ड इफेक्ट्स के लिए आपकी वॉइसेस और लाइकनेसेस वगैरह क्रिएट की जा सकती हैं। ई कॉमर्स में क्या होता है, रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को अपनी लाइकनेस के हिसाब से, जो VR और AR है उसके हिसाब से कपड़े वगैरह ट्राई करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन में भी आ जाता है, जब आप स्पीच सिंथेसिस का यूज करके, फेशियल मैनिपुलेशन का यूज करके ऐसा अपीयर करवा सकते हैं कि कोई इंसान किसी और लैंग्वेज को बोल रहा है ना। रिसर्च और सिमुलेशन आ सकता है बहुत। इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं समिट में 27 मेजर कंट्रीज थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, UK, फ्रांस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन वगैरह थी, जिन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, और ब्लेचली डिक्लेरेशन जिसे कहा गया, ठीक है। इस डिक्लेरेशन में रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और एक फॉरवर्ड प्रोसेस देखा जाएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की जाएगी ऑन द फ्रंटियर ऑफ एआई सेफ्टी एंड रिसर्च। फिर आगे बात करते हैं मल्टी मॉडल एआई की, ये है क्या और बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मल्टी मॉडल एआई में आपके मल्टीपल इनपुट की पावर को कंबाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए। अब टास्क को सॉल्व करने के लिए मल्टी मॉडल एआई को क्या चाहिए होता है, उसको कुछ सेम ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट चाहिए होते हैं जो कि किसी गिवन मीडिया में दे रखे होते हैं। जैसे कि मल्टी मॉडल एआई क्या कर सकता है, डेटा को मल्टीपल डेटा सोर्सेज से ले सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कार्ड सेल थेरेपी की तरफ। तो रिसेंटली सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CDSO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSC, ठीक है, या फिर CDSO इसको हम कह लेते हैं। इन्होंने इंडिजीनियस काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल, यानी कि कार्ड सीट सेल थेरेपी, उसको अप्रूव किया। इस थेरेपी को नेक्स्ट कार 16 भी कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार 16 जो कि कार T का ही एक पार्ट है, जीन थेरेपी है, जिसको इंडिया में डेवलप किया गया है इम्यूनो एक्ट के द्वारा। स्पेलिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। इम्यूनो ACD इनके द्वारा डेवलप किया गया है, एक कंपनी है जो कि IIT बॉम्बे में इंक्यूबेटेड, ठीक। ये आपका लाइफोमा और ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट करेगा। इंडिया वर्ल्ड की पहली डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है जिसने इंडिजीनियस टी सेल और जीन थेरेपी जो है प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। आगे आते हैं डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप टीम। तो CISR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, इन लोगों ने आपका कोलैबोरेट किया है रिसर्च ग्रुप्स के साथ में अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सके। अब एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी है क्या, ठीक है। एपिजेनेटिक्स का सीधा सा मतलब होता है हाउ योर बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज चेंजेस दैट अफेक्ट द वे योर जीन्स वर्क, है ना। आपका बिहेवियर और आपका एनवायरनमेंट आपके जीन्स में क्या चेंजेस ला सकता है। अब जेनेटिक चेंजेस से अलग एपिजेनेटिक चेंजेस हमारे रिवर्सिबल होते हैं, और वो हमारे DNA सीक्वेंस को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी किस तरीके से DNA सीक्वेंस को रीड करती है उसको चेंज कर देते हैं। और एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे तो ये साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है जो कि पैटर्न्स और फैक्टर्स को देखता है जो कि हेल्थ और डिसीज से रिलेटेड रहते हैं पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट आ जाता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इन्होंने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2023 रिपोर्ट, ठीक है, 2023 रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें हिडन कॉस्ट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर कुछ कंसर्न्स रेज किए। 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें नेशनल लेवल ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग
यानी कि TCA असेसमेंट के बारे में बात कही गई है, ताकि एग्री फूड सिस्टम्स के अंदर जो हिडन इम्पैक्ट्स हैं उनको अनकवर किया जा सके। और 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें इन डेप्थ टारगेटेड असेसमेंट्स की बात की जाएगी, ताकि उनको मिटिगेट कैसे किया जा सके। ठीक है, इसमें अनहेल्दी डाइट, हाई अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, फैट्स, शुगर्स, इन सब की बात की जाएगी कि भाई ये जो है एक ह्यूज हिडन कॉस्ट, तकरीबन $7 ट्रिलियन का, $7 ट्रिलियन का पर ईयर हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट पे डालते हैं। WHO के हिसाब से इंडिया का अल्ट्रा प्रोसेस फूड सेक्टर जो है वो एक एनुअली कंपाउंड रेट ऑफ 13.37 पे बढ़ रहा है। ठीक है, एंड द रिटेल सेल्स वैल्यू जो है आपकी 2011 से 2011 तक इतनी इंक्रीज हो चुकी है। और जो रिटेल वैल्यू है अल्ट्रा प्रोसेस फूड और बेवरेजेस की, एक्सपोनेंशियली वो आपकी 9 बिलियन इन 2006 से बढ़ रही है कितनी, 37.9 बिलियन इन 2019। अब ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड यानी कि UPF होता क्या है? तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हमारे ज्यादातर उन सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं जिनको फूड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फैट, स्टार्चेस, शुगर्स ऐड की जाती है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स ऐड किए जाते हैं। तो हाई कंजप्शन अगर UPF का किया जाता है उससे लो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीज वगैरह हो जाता है। फिर बात करते हैं WASP 107b की। तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया एक्सो प्लैनेट खोज के निकाला है। कोई भी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड का है उसको हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। इसका नाम है वास 107p। ठीक है, इसके अंदर जो है वाटर वेपर पाया जा रहा है। वाटर वेपर के साथ साथ इसके पास सल्फर डाइऑक्साइड भी है। इसके साथ साथ सिलिकेट के सैंड क्लाउड्स भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसको ढूंढा गया था 2017 में। ढूंढने के बाद में ये जो वर्गो कॉन्स्टेलेशन जो है, वर्गो कॉन्स्टेलेशन से तकरीबन 200 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, इसका साइज जुपिटर के बराबर का है, लेकिन मास नेपच्यून के जैसा है, 30 टाइम्स बिगर है, अर्थ से लोएस्ट डेंसिटी वाला प्लेनेट है, इसलिए इसको फ्लफी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर वाटर साइकिल अर्थ के जैसे देखने को मिलती है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह इस प्लेनेट पे सैंड यानी कि रेत की बारिश होती है। फिर बात करते हैं इजेक्टा हेलो की। तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का जो है उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे, और बहुत सारी डस्ट जो है वो उठाई है ना, उसकी वजह से डस्ट ऊपर की तरफ उठी है, तो इसकी वजह से एक ब्राइट पैच टाइप का बन गया है। इसको इजेक्टा हेलो कहा जाता है, यानी कि एक रिफ्लेक्टेंस होता है, रिफ्लेक्टेंस एनोमली होता है जो कि स्पेसक्राफ्ट के आसपास पाया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI की। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047 ये ऑर्गेनाइज की जा रही है, ताकि AESI के 75 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस को कॉमेमोरेट किया जा सके। AESI एक प्रिंसिपल सोसाइटी है इंडिया में, ठीक है, जो कि एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और एविएशन से रिलेटेड एरियाज का के साथ डील करती है। ये मतलब यहाँ पर जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, सिविल और मिलिट्री एविएशन के, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एजेंसीज के, इनके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में इनॉग्रेट किया था, और वो पहले पैट्रन इन चीफ ऑफ द सोसाइटी भी। ठीक है, इनका एफिलिएशन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और IITs वगैरह के साथ भी होता है। अब उसके बाद बात करते हैं रेड होल माइनिंग की। तो देखो यार, आपको पता है कि ये टनल का रेस्क्यू वाला पूरा सिनेरियो आपको पता होगा, है ना। एक मेजर सेटबैक हुआ था जब ड्रिलिंग मशीन टूट गई। तो ये जो हमारी सिल्क की आरा बारकोट टनल जो है, इन्होंने एक अनकन्वेंशनल मेथड जो है अपनाया, जिसको रेड होल माइनिंग कहा गया। रेड होल माइनिंग एक यूनिक मेथड है जिसमें कोल को नैरो हॉरिजॉन्टल सीम से निकाला जाता है, जो कि ज्यादातर मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, रेड होल का मतलब होता है ऐसे पतले पतले पिट्स होते हैं, लंबे लंबे पिट्स होते हैं, पतले पिट्स होते हैं, जो कि ग्राउंड में उनकी खुदाई की जाती है। बस इतने ही हमारे वो चौड़े होते हैं कि उसमें एक इंसान जाके कोल को निकाल के ला सके। माइनर्स डिसेंड करते हैं नैरो पिट्स में, रोप्स या बैम्बू लेडर्स की हेल्प से कोल की बेड यानी कि कोल की सीम्स तक पहुंचते हैं। फिर कोल को मैनुअली हाथों से, प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से, लाइक पिकैक्सेस, शॉवल, बास्केट, कुल्हाड़ी गुलाड़ी, हथौड़ी वगैरह, इनसे काट छांट के निकाला जाता है। देखो, दो तरह की मेन हमारी रेड होल माइनिंग होती है। एक तो होता है साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। ठीक है, अब ये जो हमारी साइड कटिंग होती है, साइड कटिंग में क्या किया जाता है, नैरो टनल्स को हिल स्लोप्स पे काटा जाता है। ठीक है, जब तक भाई हमारी कोल की जो सीम है वो ना मिल जाए। जब हमारी कोल की सीम क्या बोलते हैं बेसिकली, हाँ, जब तक हमारी कोल की सीम ना मिल जाए। और बॉक्स कटिंग में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाई जाती है, एक वर्टिकल पिट जो है वो कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, जिससे आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पर
जो सेल्स होती है वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब इतने हिस्टोरिकल यूज के बाद भी रेड होल माइनिंग को के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट सेफ्टी और एनवायरमेंटल हजार्ड्स आते हैं। अनरेगुलेटेड होती है ये माइन, सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, प्रॉपर वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट या सेफ्टी गियर यूज नहीं किया जाते वर्कर्स के लिए। एडिशनली लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने रेड होल माइनिंग पे बैन लगा दिया। इसमें बोला कि भाई रेनी सीजन के दौरान कई बार क्या होता है, फ्लडिंग हो जाती है, तो फर्टिलिटीज हो जाती हैं। फिर 2015 में भी ये बैन को रिटेन किया गया और ये बोला गया कि इस मेथड को मेघालय में कोल माइनिंग के लिए यूज नहीं किया जा। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया के जो रुपए का वैल्यूएशन है अगेंस्ट करेंसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, वो आपका 2 साल के हाई पॉइंट पे पहुंच चुका है ऑन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस एंड एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अब ये करेंसी वैल्यूएशन होता क्या है ना? करेंसी वैल्यूएशन का सीधा सा मतलब होता है डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ और वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक करेंसी का दूसरे करेंसी के टर्म में, के रिस्पेक्ट में, के रिगार्ड में, है ना, उसके वर्थ को देखना। बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कैपिटल इनफ्लो जो होता है, मनी सप्लाई वगैरह जो होती है। अब इसके साथ साथ ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है जिसके द्वारा एक्सचेंज रेट्स में करेंसी की वैल्यू निकाली जाती है ना, कि भाई कितने डॉलर्स के बदले में भाई हमें कितने रुपए मिलेंगे, ऐसा फैक्ट आ जाता है। तो एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री की करेंसी या फिर एक करेंसी को दूसरे के टर्म्स में। जैसे कि अगर हम डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहें तो समथिंग अराउंड 80 आ जाता है ना, इतना कुछ चलता रहता है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो आप $1 के बदले में 80 रुपए पा सकते हैं, फॉरनर से यूज करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में बहुत सारे चीजें जो है यूज की जाती हैं, बहुत सारे मेथड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। लाइक हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आ जाती है, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट आ जाती है हमारी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आ जाती हैं, और इसके साथ साथ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट्स आ जाती हैं। ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाती हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाती हैं। ये सब या तो पीडीएफ में स्टडी करना या फिर इसको जो है मैं इकोनॉमी वाले लेक्चर्स में कवर करूँ। फिर उसके बाद आते हैं पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव पे। तो रिसेंटली पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव जो है उसने 2 साल कंप्लीट किए अपने इंसेप्शन के बाद। अक्टूबर 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी कि PMGSNMP, इसका बेसिकली एम यही था कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि इंडिया के अलग अलग इकोनॉमिक जोन को जोड़ा जाए। इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्लस्टर जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन सर्विसेज या बाकी सर्विसेज के फॉर्म में की जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लान था पीएम गति शक्ति वाला जो प्लान है, इसमें इकोनॉमिक जोन जैसे कि टेक्सटाइल के क्लस्टर्स हो जाते हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हो जाते हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स वगैरह, इनको इंक्लूड किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज और रोडवेज को साथ में लेके आया जाए। ठीक है, इंजन इसमें काउंट किए गए हैं, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का पार्ट होंगे। फिर बात करते हैं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS प्रोजेक्ट की। तो रिसेंटली पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया इंडिया में नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन के साथ। ठीक है, क्या नाम था भाई हमारा? नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। 17 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है साहिबाबाद से दोहाई डिपो, जो आपकी क्या बोलते हैं लाई करता है यहाँ पर यूपी में, बेसिकली है ना, उत्तर प्रदेश में लाई करता है। कहाँ गया भाई हमारा? अनवर, रोहतक, खुर्जा, हापुड़, गाजियाबाद आ जाता है। गाजियाबाद के पास ही साहिबाबाद आता है और यहाँ से लेके दोहाई डिपो है वहां तक। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें RRTS प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक नया डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस कनेक्टिंग रीजनल नोड्स इन NCR, यानी कि दिल्ली NCR के पास ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, बहुत ज्यादा कम्यूट होता है, ऐसे हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर वाली जगहों को जोड़ा। ठीक है, ये बेसिकली अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एनहेंस करने के लिए इंडिया का एक नया प्रोग्राम है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सब लोग नहीं आ सकते, नोएडा गुड़गांव में सब लोग नहीं आ सकते, कई लोग आसपास की जगहों से भी आते हैं जो कि डेली भाई अप डाउन करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेन है या अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करेगा, आपका 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, और इसको बनाया तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनाया जा रहा है, लेकिन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये चल सकता है। ये मेट्रो और इंडियन रेलवे से अलग रहेगा। RRTS हमारा मेट्रो से अलग रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली उन पैसेंजर्स को कैटर करेगा जो कि थोड़े से लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रेवल करना चाहते हैं,
कम स्टॉप्स और हाई स्पीड के साथ। ठीक है, कन्वेंशनल रेलवे से ये अलग है क्योंकि रिलायबल, हाई फ्रीक्वेंसी, पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रेवल, हाई स्पीड पे देगा डेडिकेटेड पाथवे। ठीक है, एनसीआरटीसी की बात करें अगर हम, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो ये आरआरटीएस को एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में अप्लाई करेगी। फिर आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स डीएफसीएस की तरफ। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला भाई हमारा ईस्टर्न आ जाता है, ये वाला हमारा वेस्टर्न आ जाता है। लास्ट चैप्टर में इसको कवर किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए के बारे में। तो 15 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपने 50th फाउंडेशन डे जो है वो आपका मनाई। आगे बात करते हैं मैरीटाइम सेक्टर की। तो थर्ड एडिशन हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का थर्ड एडिशन जो है भाई हमारा वो कंडक्ट किया गया मुंबई में। इस समिट पे मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया। 3 पोर्ट जो है उनको ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स वहां पर सेटअप किए जाएंगे। एक तो भाई हमारा आ जाता है पैरादीप उड़ीसा में, उसके बाद आ जाता है दीन दयाल पोर्ट, ये आ जाता है गुजरात में, और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर इंडिया की बात करें तो मैरीटाइम सेक्टर ऑफ इंडिया में पोर्ट, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नोडल एजेंसी है जो कि इन इश्यूज के साथ डील करती है। इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 के करीब माइनर पोर्ट्स हैं पूरी कोस्ट लाइन और आइलैंड एरियाज में। मेजर पोर्ट्स को भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है और नॉन मेजर पोर्ट्स के साथ में स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। इसका एक क्वेश्चन भी आया था 2-3 साल पहले सीएपीएफएसी में। फिर आगे बात करते हैं लीप अहेड इनिशिएटिव की। तो लीप अहेड का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एल यानी कि लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे कुछ कहेंगे। एल ई एपी, हाँ LEAP है भाई, लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, टेक एंटरप्रेन्योर्स टूवर्ड्स एक्सीलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड। ठीक है, पूरा मॉडर्न लीप अहेड का है, पैन इंडिया इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया था ताकि टेक स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जा सके, हाई क्वालिटी मेंटरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट सिक्योर किए जा सके और ग्लोबल कनेक्शंस बनाए जा सके। तो लीप अहेड एक को टेक स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है जिनको अर्ली ट्रैक्शन दिया जा सके उनकी ग्रोथ स्टेज में। इसके साथ साथ एक कोलैबोरेशन भी किया जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE और कुछ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, STPI की बात करें तो ये प्रीमियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैटी के अंडर में आती है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को नर्चर करने का काम करती है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने का काम भी ये करती है। फिर आ जाते हैं माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की तरफ। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम था माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू। इसको रिलीज किया गया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN के द्वारा। ठीक है, MFIN एक एसोसिएशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी कि NBFC MFIS 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक अम्ब्रेला बॉडी है हमारी MFIs की यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। माइक्रो फाइनेंस का सीधा सा मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि लो इनकम इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को प्रोवाइड की जा रही है जो कि टिपिकली ट्रेडिशनल बैंकिंग में प्रोवाइड नहीं की जाए। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी आ जाते हैं एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ई शक्ति प्रोग्राम और PM स्वनिधि। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग की। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 सेक्शन 5 ने नोटिफाइड किया है, को नोटिफाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया गया है और डायरेक्ट लिस्टिंग अलाउ कर दी गई है सर्टेन क्लास की अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जो ताकि डायरेक्टली वो सिक्योरिटीज, सर्टेन क्लास की सिक्योरिटीज को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में इशू कर सके। ठीक है, अब डायरेक्ट लिस्टिंग एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक जा सकती है अपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचने के बाद इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग न्यू। ठीक है, ग्लोबल कैपिटल को ये फर्स्ट फैसिलिटेट कराते हैं। अभी तक इंडियन कंपनीज जो है ओवरसीज इक्विटी मार्केट्स को डिपोजिटरी रिसिप्ट्स के द्वारा ही एक्सेस कर पाती थी या फिर अपनी डेब्ट सिक्योरिटीज को फॉरेन मार्केट पे इनलिस्ट करने के बाद। उसके बाद आते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICS की तरफ। तो RBI ने CICS को डायरेक्शन दी है, डायरेक्ट किया है कि एक नया कंपनसेशन फ्रेमवर्क लेके आए
फॉर डिले इन अपडेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ बोरो। ठीक है, सीआईसी क्या करेगा, कंपनसेशन देगा कंप्लेनेंट को अगर कंप्लेंट को 30 दिन के अंदर आपने रिजॉल्व नहीं किया है तो। ठीक है, सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करेगा बोरोवर्स की। ठीक है, जो बैंक या बाकी लेंडर्स एक्सेस कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन बैंक से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि सीआईसी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो बोरोवर्स की क्रेडिट वर्थिनेस देखेगी कि भाई वो कितना पैसा उधार ले सकते। ठीक है, सीआईसी को आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो हमारी है, सेबी ने क्या किया है, एक नया IRRA प्लेटफॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि PSE पे लॉन्च किया है। IRRA प्लेटफॉर्म हमारा डेवलप किया गया है टू रिड्यूस रिस्क फेस बाय इन्वेस्टर्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। ट्रेडिंग मेंबर के एंड पे, प्राइमरी साइड पे, डिजास्टर रिकवरी साइड पे, दोनों पे इसको क्या बोलते हैं के लिए किया गया है। इसको ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेगी, तो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगी, सिक्योरिटी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगी थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसको सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से मिलकर बनाया है, BSE, NSE, NCDX, MCX, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वगैरह, ये सब की सब। फिर आगे आते हैं यूएन कन्वेंशन और इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन। तो इंडिया ने UNGA का जो रेजोल्यूशन है टू इस्टेब्लिश यूएन कन्वेंशन और इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन, उसके लिए वोट किया है, उसके फेवर में वोट किया है। इस रेजोल्यूशन का टाइटल है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन एट द यूनाइटेड नेशंस। इसको नाइजीरिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, PBSSL। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक नया लोगो अनवेल किया है, वेबसाइट और ब्रोशर जो है उसको भी अनवेल किया है ऑफ PBSSL, दैट इज भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। 2023 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स को हर फार्मर्स को बांटा जा सके। इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि MSCS एक्ट ऑफ 2002 के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स को कंजर्व करने का काम इनका रहेगा, इनको प्रमोट करने का काम रहेगा, रिसर्च करने का काम रहेगा। ट्रेडिशनल सीड को कंजर्व किया जाना है और अपकमिंग जनरेशन तक पहुंचाना है ताकि हेल्दी ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आगे और भी उगाया जा सके। इसको ज्वाइंटली प्रमोट किया जा रहा है इफ्को के द्वारा, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके साथ साथ कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड आ जाता है भाई हमारा, KRIPHCO। फिर हमारा आ जाता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग और फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। उसके साथ साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आ जाता है, NDDB, और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC भी आ जाता है। फिर आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN की। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक मेंबर बन चुका है स्टीयरिंग ग्रुप का ऑफ द ICN फॉर द फर्स्ट टाइम। CCI मेंबरशिप जो है वो आपकी 2 साल की रहेगी। ICN एक स्पेशलाइज्ड इनफॉर्मल नेटवर्क है 140 कंपटीशन अथॉरिटीज का। ICN का मिशन रहता है एडॉप्शन ऑफ सुपीरियर स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स ताकि कंपटीशन पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट की जा सके। ठीक है, इसकी एपेक्स बॉडी होती है स्टीयरिंग कमेटी, जिसके 18 मेंबर्स होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB, इन्होंने डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को अप्रूव किया है। इसके द्वारा जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो डिजिटल मीडिया स्पेस का लेवरेज कर पाएगा ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज का फायदा के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स की तरफ। तो NHAI इन्होंने फर्स्ट इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को पिट सिक्योरिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड आपके 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक पार्टी यानी कि श्योरिटी होती है, वो गारंटी करती है परफॉर्मेंसेस को या फिर ऑब्लिगेशंस को, दूसरी पार्टी को जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, तीसरी पार्टी के लिए जिसको ऑब्लिगी कहा जाता है। फिर आते हैं रेफरेंस फ्यूल की तरफ। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, इन्होंने इंडिया का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल RF लॉन्च किया है। करंटली रेफरेंस फ्यूल्स हमारे देश में बाहर से मंगाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। RF यानी कि रेफरेंस फ्यूल्स प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको कैलिब्रेशन और टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है बाय ऑटो ओरिजिनल
इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की फील्ड से रिलेटेड है, ऑटोमेटिव फील्ड। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस में ये चाहिए होता है कि स्पेसिफिकेशंस जो आपके आएंगे उसमें आरएफ को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जाएगा कमर्शियल गैसोलीन डीजल के कंपैरिजन में। इंडिजिनियस आरएफ जो है वो अगर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है तो वो बेटर प्राइस पे रिड्यूस लीड टाइम के साथ लोगों को अवेलेबल कराया जाए। सबसे पहले बात करेंगे स्टबल बर्निंग की। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली को डायरेक्ट किया है कि भाई आप स्टबल यानी कि पराली मत जलाइए। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है दिल्ली में। अब स्टबल यानी कि पराली की बात करें, इसको हिंदी में पराली कहा जाता है। स्टबल बर्निंग इन प्रोसेस होता है जिसपे स्ट्रॉ स्टबल जो रहती है भाई, है ना, जो आपके ठूंठ बचते हैं फसल काटने के बाद में, जैसे कि पैडी हो गया, वीट हो गया, है ना, इनको जलाया जाता है। ये जनरली ऐसे एरियाज में रिक्वायर्ड होते हैं जहाँ पर हार्वेस्टिंग मेथड आपका हार्वेस्टिंग वगैरह की जाती है, जिससे भाई हमारा फसल का जो रेसिड्यू है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये बोला है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाउड सीडिंग की तरफ। तो भाई रिसर्चर्स ने पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड सीडिंग के ऊपर डिस्कस किया है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। क्लाउड सीडिंग आपको पता है ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है ताकि प्रेसिपिटेशन को एनहेंस किया जा सके बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस इनटू द एयर दैट हेल्प टू सैचुरेट द क्लाउड। क्लाउड्स में ऐसे सब्सटेंसेस का छिड़काव कर देना जिससे वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाए और फिर वो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट करे। ठीक है, ये हमारा तब स्टार्ट होता है जब सुटेबल क्लाउड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है वेदर एनालिसिस के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा या फिर ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के द्वारा। फिर इसके बाद सीटिंग एजेंट्स जो है उनको टारगेटेड क्लाउड्स में ऐसे छोड़ा जाता है। ठीक है, सीटिंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं जिससे हमारा रेनफॉल हो जाता है। केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग को इनिशिएट करने के लिए। क्लाउड्स को बहुत सारे सॉल्ट से इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि भाई हमारा सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीड की तरह काम करते हैं। ये सॉल्ट जब डिस्पर्स हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियाई बना लेते हैं जिसके आसपास हमारी और ज्यादा क्लाउड की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। कुछ कंडीशंस भी चाहिए होती है, जैसे कि रिस्पेक्टिव आपको क्लाउड का टाइप चाहिए हो। ठीक है, सारे क्लाउड्स क्लाउड सीडिंग के लिए सुटेबल नहीं होते। क्लाउड्स डीप होनी चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, खासकर -10 से लेके -12 डिग्री सेल्सियस का। क्लाउड्स तकरीबन 50% टारगेट एरिया का कवर करने चाहिए। विंड की जो स्पीड है वो भी एक सर्टेन लेवल में चलनी चाहिए। ह्यूमिडिटी भी जो है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% से कम होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर भी भाई इतना ठंडा होना चाहिए कि सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर आपका उसके अंदर बन सके। फिर आते हैं, बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की। तो इंडिया ने कंट्री लैंड इनिशिएटिव यानी कि CLI उसको होस्ट किया एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF। ये किया गया आपका देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, UNFF को 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ECOSOC। UNFF मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सब तरह के फॉरेस्ट का प्रमोट करता है। ठीक है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है UNFF का। और आई गेस दैट्स इट। इसके अंदर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है लाइक फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन वगैरह, वो PDF में पढ़ लेना। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और चिल्ड्रन की। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ, इन्होंने 2 रिपोर्ट जारी की। एक तो थी भाई हमारी चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन चेंजिंग क्लाइमेट और थी क्लाइमेट चेंज चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्रिटिकल कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए गए हैं क्लाइमेट, मोबिलिटी और चाइल्डहुड के बीच में। इस रिपोर्ट के हिसाब से मिलियन ऑफ चिल्ड्रन अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा बढ़ गए हैं। जबकि क्लाइमेट चेंज और डिस्प्लेसमेंट के बीच का लिंक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये क्लियर है कि क्लाइमेट जो है वो डिस्प्लेसमेंट में एक शिफ्टिंग पैटर्न जो डिस्प्लेसमेंट में दिखाए जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं क्लाइमेट की वजह से। की फाइंडिंग्स की बात करें तो 3 कंट्रीज इस रिजल्ट को डोमिनेट करती हैं एब्सोल्यूट नंबर्स पे। पहली आ जाती है वही हमारी फिलीपींस, दूसरी आ जाती है इंडिया और तीसरी आ जाती है उसका नाम है चाइना। ठीक है, यहाँ पर कंबाइंड 23 मिलियन चाइल्ड डिस्प्लेसमेंट हुए हैं वेदर रिलेटेड इवेंट्स के बीच के वजह से 2016 से लेकर 2021 के बीच। ठीक है, सप्लीमेंट इंडेक्स इनको रिपोर्ट भी आती है जो 2 कंपोनेंट्स को एग्जामिन करती है, वाटर स्कार्सिटी यानी कि फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर
और वाटर वल्नरेबिलिटी यानी कि वाटर स्कैसिटी भी है। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर की सर्विस जो है वो इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं। अच्छा, हाँ नहीं इसमें, हाँ इसमें हमारा सारा कवर हो गया। आप ये चीज़ें भी पढ़ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का बच्चों के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है, डिसीज, डाइट एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एंड जेंडर। ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो रिसेंटली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में कंडक्ट की गई बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के द्वारा। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब होता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, प्रोसेसेस और ऑपरेशन और मेंटेनेंस का यूज करना। ग्रीन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इस वजह से, मतलब उसको जो बनाया गया है ताकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिड्यूस की जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके, मतलब ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए इसको अपनाया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मेथड्स आ जाते हैं, लाइक कूल रूफ्स आ जाती है, जियोथर्मल हीटिंग आ जाती है, स्मार्ट ग्रिड रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, वेजिटेबल रूफ टॉप्स आ जाते हैं, जो सब इसका मतलब एक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि कार्बन क्राफ्ट टाइल्स आ जाती हैं जो कि कार्बन से अपसाइकिल्ड कार्बन से बनाई जाती हैं। ठीक है, एग्रोक्रीट आ जाता है, कार्बन नेगेटिव बिल्डिंग मटेरियल होता है जो कि फसलों के रेसिड्यू से बनाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP की। ठीक है, तो रिसेंटली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL, इन्होंने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP को लॉन्च किया और एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम यानी कि EESP को भी लॉन्च किया। ठीक है, NECP की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्लीन कुकिंग स्कीम की एक सबसेट आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुकिंग प्रैक्टिसेस को इंडिया में रिवोल्यूशनाइज करना। 20 लाख इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स को इंडिया में डिलीवर किया जाएगा। फोकस इनका रहेगा नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव्स पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के गो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव के साथ में कंबाइन किए जा सके। ठीक है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन्स जो आपके बनाए जा रहे हैं इनको बनाया गया है ताकि ई मोबिलिटी इकोसिस्टम के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इलेक्ट्रिक कुकिंग के बेनिफिट्स जो हैं उनको लोगों तक बताया जा सके थ्रू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन एक्टिविटीज। इसके अंडर में वही हमारे और भी बहुत सारी स्कीम्स आ जाती है जो कि अल्टरनेट कुकिंग सॉल्यूशन के साथ डील करती हैं। इसमें उन्नत चूल्हा अभियान प्रोग्राम आ जाता है, नेशनल बायोगैस और मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है, सोलर कुकर्स को प्रमोट करना हो जाता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ जाती है। फिर उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू कोऑपरेटिव, इसके दौरान ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCSOL को बिलोंग करते हैं उनको लॉन्च किया गया अंडर द नेम ऑफ भारत ऑर्गेनिक। ठीक है, 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके लॉन्च किए गए भारत ऑर्गेनिक्स के अंडर ब्रांड में। इसमें हमारी तुअर दाल आ जाती है, अरहर की दाल आ जाती है, चने की दाल आ जाती है, शुगर आ जाता है, इसके साथ साथ राजमा आ जाता है, और बासमती राइस, और बासमती के साथ साथ एक और आता है, इसको कहा जाता है सोना मसूरी चावल। ठीक है, ये सारे लॉन्च किए गए। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे रिटेल आउटलेट्स का एक नेटवर्क होना जिसमें सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स NCOL के द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं उनको लॉन्च किया जा सके। फिर आते हैं क्लाइमेट इक्विटी की बात करेंगे तो ऑक्सफैम जो है भाई, ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसको कहा है क्लाइमेट इक्विटी अ प्लैनेट फॉर द 99%। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्लाइमेट ब्रेकडाउन की बात की गई है, एक्सट्रीम इनइक्विटी की बात की गई है, दो की ट्विन चैलेंजेस ह्यूमैनिटी फेस कर रही है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 आ जाती है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, सॉरी UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। एडेप्टेशन बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रीज की कम्युनिटीज और जो सॉरी कम्युनिटीज की और कंट्रीज की जो वनरेबिलिटी होती है, जो वीकनेसेस होती हैं, उनको रिड्यूस करना होता है। ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज को रिफ्लेक्ट करती है ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। तो एडेप्टेशन गैप हमारा एक डिफरेंस होता है बिटवीन इंप्लीमेंटेड एडेप्टेशन एंड सोसाइटी सेट गोल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है भाई स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस पोस्ट 2023। तो वर्ल्ड, हाँ ये तो आती है,
वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, उन्होंने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 रिलीज किया है। एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि हेल्थ पे फोकस करती है। उसके बाद बात करते हैं आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिक। तो रिसर्च की गई है भाई, इसके द्वारा ये पाया जा रहा है कि वेस्ट अंटार्कटिक में जो स्नो मेल्टिंग हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है। रिसर्चर्स ने एक हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर मॉडल एम्बुटेंट सी का जो है वो निकाला है। ओशन ड्रिवन मेल्टिंग जो हो रहा है फ्लोटिंग आइस शेल्स का एम्बुटेंट सी में, ये मेन प्रोसेस है जिससे सी लेवल राइज को कंट्रोल किया जा रहा है। एम्बुटेंट सी जो है वो आपका कोस्ट ऑफ वेस्ट अंटार्कटिक के पास में लाई करता है। उसके बाद बात करेंगे ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है इसको लॉन्च किया गया क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। क्लाइमेट फाइनेंस का सीधा सा मतलब होता है फाइनेंसिंग फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज, जो कि मिटिगेशन और एडेप्टेशन एक्शंस को देख रहे हैं टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिटिगेशन टैक्टिक्स में हमारी क्लाइमेट चेंज आ जाता है, एडेप्टेशन जबकि जो है वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के साथ डील करता है। फिर उसके बाद आते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फैसिलिटीज की तरफ। तो रिसेंटली नूर अबू धाबी ऑफ द यूएई, नूर अबू धाबी ऑफ द यूएई, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंड अलोन ऑपरेशन सोलर प्लांट्स बन गया है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट। ठीक है, बाकी लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स की बात करें तो भाई यहाँ पर हमारा राजस्थान में जो है वो बदिया आ जाता है, इसकी कैपेसिटी 2.25 गीगावाट है। ठीक है, इसके साथ साथ पावगढ़ भी आ जाता है भाई, पावागढ़ आ जाता है, कर्नाटक में आता है, इसकी 2 गीगावाट है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट आ जाता है भाई आपका, ये आ जाता है तेलंगाना में। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर है जो कि 2022 में कमीशन किया गया था। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है जो कि वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। फिर आते हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग। एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, उन्होंने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस के बारे में प्रपोज किया है इन्वायरमेंटल या फिर ग्रीन क्लेम्स के लिए। ठीक है, एडवर्टीजिंग में जो भाई हमारे ग्रीन क्लेम्स किए जाते हैं, इन्वायरमेंटल क्लेम्स किए जाते हैं, ताकि एडवर्टीजमेंट में ग्रीन वॉशिंग ना हो। ठीक है, ASCI जो है इसको 1985 में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था, प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया गया था, एडवर्टीजमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के द्वारा, ताकि इंडियन एड्स को डिसेंट, फेयर और ऑनेस्ट रखा जा सके। अब ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन शीन के नाम से भी जाना है। ग्रीन शीन आपकी एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस होती है जिसमें मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स बनाए जाते हैं। इसमें इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका कोई न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या फिर एनवायरमेंट को बहुत कम डैमेज करता है। इसमें एक मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे भाई हमारा आ जाता है फिबिंग। फिबिंग यानी कि फॉल्स क्लेम्स बनाना, जैसे कि नेट जीरो, ग्रीन, इकोलॉजिकल वगैरह। वेगनेस जो है उसको भी यूज किया जाता है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक रहते हैं भाई प्रोसेसेस के लिए या फिर जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं। ये टर्म हमारी कॉइन की गई थी जे वेस्टरवेल्ड ने 1986। ठीक है, उसके बाद आते हैं UNCCD डेटा डैशबोर्ड के बारे में। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ये फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इसमें नेशनल रिपोर्टिंग फिगर्स आ जाती हैं 126 कंट्रीज से, जो कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बताएंगी कि वो किस एस्टोनिशिंग रेट से सारे रीजन्स में बढ़ रहा है। अब अगर हम 2015 से लेके 2019 के बीच में देखें तो तकरीबन 100 मिलियन हेक्टेयर का हेल्दी और प्रोडक्टिव लैंड जो है वो डिग्रेड हुआ हर साल। इंडिया में 9.45% रिपोर्टेड लैंड है वो डिग्रेड हुआ। 2016 से लेके 2019 के बीच में अगर हम देखें तो 50.49% जो ग्लोबल रिपोर्टेड लैंड एरिया है, और 36 इंडिया का जो भाई लैंड एरिया है उसमें ड्रॉट का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया की बात करें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन को भी अगर साथ में ले लें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीवियर डिग्रेडेशन देखेंगे। फिर बात करते हैं ट्रॉपिकल टिम्बर की। तो 59th काउंसिल सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO रिसेंटली कंक्लूड किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। इसके साथ साथ सस्टेनेबली प्रोड्यूस ट्रॉपिकल टिम्बर पर भी फोकस देना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो रहते हैं यहाँ पे भाई हमें बहुत ज्यादा टिम्बर मिलता है। ठीक है, इसके टिम्बर्स में लॉग्स आ जाते हैं, सॉन वुड आ जाता है, ठीक है, विनीर शीट्स आ जाती हैं, और उसके साथ साथ प्लाईवुड भी आ जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 45% फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं। ठीक है, मेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमारे अमेजन आ जाते हैं, कॉन्गो बेसिन वगैरह आ जाता है। ट्रॉपिकल टिम्बर का क्या यूज होता है भाई? कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउसेस में, रेलवे स्लीपर्स में, पायर्स में, जेटीज वगैरह में, फ्यूल के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज में, और बाकी यूज इनके आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेपर, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फैब्रिक्स वगैरह, जैसे कि रेयन वगैरह। फिर उसके बाद बात करते हैं नोहा बिहिंग म्यूजिक क्रॉप की। तो बायोलॉजिस्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, उन्होंने नई स्पीसीज ढूंढ निकाली है म्यूजिक क्रॉप की फ्रॉम नमदा पाहा कामलांग लैंडस्केप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नमदा पाहा कामलांग, इस स्पीसीज को नोहा दिहिंग रिवर के नाम पे नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग नाम रखा गया है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये बिलोंग करते हैं आपके निडीराना। ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्रॉग ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है। इनका ऊपर हल्का हल्का पेल क्रीम कलर रहता है। ठीक है, मिड बॉडी से लेके यहाँ तक नीचे नीचे तक राउंडेड, और कुछ प्रोट्रूजन्स जो हड्डी जैसे निकले होते हैं इनके पीछे से, इनको म्यूजिक फ्रॉग्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो कॉल पैटर्न है, बुलाने का तरीका है, वो थोड़ा सा यूनिक। फिर आते हैं, बात करेंगे हिमालयाज वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड्स। तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी हम बात कर रहे थे रेड होल माइनिंग की, तो अंडर कंस्ट्रक्शन सिल्क यारा बागपुर टनल जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वो कोलैप्स कर गई थी लैंडस्लाइड की वजह से। ठीक है, ये बेसिकली आपकी कनेक्ट करेगी यमुनोत्री को, ये यमुनोत्री को कनेक्ट करेगी धाराशिव के साथ में। यहाँ पे इसको कनेक्ट करने का इनका काम था। 4 धाम और वेदर रोड प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट था। ये टनल आपकी ऐसे एरिया में बनाई जा रही थी जहां पर चूना पाया जाता है, यानी कि लाइमस्टोन या बाकी सॉफ्ट रॉक्स पाई जाती है, जो कि जल्दी से कोलैप्स कर जाती है। फिर बात करेंगे हिस्टोरिक फ्लडिंग स्वाम्स इन सोमालिया। तो वंस इन अ सेंचुरी फ्लडिंग, यानी कि 100 साल में एक बार आने वाली फ्लडिंग जो है, उसने सोमालिया को हिट किया है। सोमालिया लेकिन जबकि आपका ड्रॉट अफेक्टेड इलाका है, जहां पर सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, यानी कि UNOCHA, ये जो हैवी सीजनल रेनफॉल है, ये और ज्यादा वर्सेंट हुई है 2 क्लाइमेट फिनोमेना की वजह से। भाई पहला तो हमारा आ जाता है एल निनो, ठीक है, और दूसरा आ जाता है इंडियन ओशन डायपोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द UNOCHA। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास एल निनो और पॉजिटिव IOD जो है, वो नॉर्मल से ज्यादा रेंज ऑफ फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। एल निनो और IOD के बारे में तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी रखा। उसके बाद आते हैं WHO गॉन इनिशिएटिव। तो सेनेगल एक कंट्री है भाई, सॉरी, सेनेगल ने सबसे पहली मीटिंग आपके होस्ट की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इनिशिएटिव, जिसको कहा जा रहा है गॉन यानी कि ग्लोबल ऑन्क्योरेसाइसिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, गॉन को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था टू एम्पावर कंट्रीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑन्क्योरेसिस टारगेट सेट इन 2030 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज रोड मैप ऑफ WHO। कहने का सीधा सा मतलब है, WHO का रोड मैप है नॉन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज यानी कि NTD के लिए 2030 के लिए उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं, उसमें अब वो ऑनक्योरेसिस टारगेट्स उनके सेट करें। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा वर्ड रहता है ऑन्कोसेरसियासिस, इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये एक पैरासिटिक वर्म ऑन्कोसेरसा की वजह से, ऑन्कोसेरा वॉल्वुलस की वजह से होता है, जो कि इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज यानी कि काली मक्खियां होती हैं, उनके द्वारा फैलता है, जो रिवर बहुत तेजी से बहती है उनमें। ठीक है, तो ये जो हमारा इन्फेक्शियस डिसीज है या फिर जो पॉज है, ये ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, सिम्टम्स में इचिंग वगैरह होती है, रैशेस होते हैं, स्किन डिस्कलरेशन होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो अफ्रीका में ऑन्कोसेराइसिस के भाई तकरीबन 99% अफेक्टेड लोग मिलते हैं। रिमेनिंग 1% जो लोग हैं वो सदर्न अमेरिकन कंट्रीज में यानी कि ब्राजील और वेनेजुएला के आसपास मिलते हैं, प्लस कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये कंट्रीज को वेरीफाइड कर दिया WHO ने कि भाई यहाँ से ये डिसीज टोटली खत्म हो चुकी। फिर आगे बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन की। तो FSSAI ने कुछ प्रोविजंस लेके आए हैं अबाउट द ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव अमेंडमेंट रेगुलेशंस के अंडर। ठीक है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट नोटिफाइड किया गया भाई FSSAI के द्वारा अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। जो नए प्रोविजन है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिमिट्स के बारे में बात की गई है, जो कि विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स में पाए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स
इनको FRAs कहा जाता है। ठीक है, इससे हमारे देश का नेशनल फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। फोर्टिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है की विटामिन और मिनरल्स को स्टेपल फूड्स में जोड़ना, जैसे कि राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क वगैरह, ताकि उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो बढ़ाया जा सके। फिर आगे बात करते हैं आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि की तरफ। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस CCRAS, इन्होंने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव यानी कि अग्नि को लॉन्च किया है। अग्नि का सीधा सा एम है टू प्रमोट रिसर्च फॉर मेनस्ट्रीमिंग द प्रैग्मेटिक आयुर्वेद प्रैक्टिसेस थ्रू साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रेजल, यानी कि ऐसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना जिसको साइंटिफिक वैलिडेशन मिला हो, प्लस एविडेंस बेसिस पे जिन्होंने आपका रिजल्ट दिखाए। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट यानी कि टीबी रिपोर्ट की तरफ। तो WHO ने हमारी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की है। इसके हिसाब से नए लोग 7.5 मिलियन लोग को 2022 में टीबी हुआ था। टीबी वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ रहा 2022 में आफ्टर कोविड-19। नेट रिडक्शन टीबी इंसिडेंस आपके 2015 से लेके 2022 तक 8.7% थे, जो कि WHO के एंड टीबी स्ट्रेटेजी के माइलस्टोन जो था 50% माइलस्टोन था, उसका बहुत 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 कम। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इसमें भाई तकरीबन 60% रिडक्शन देखा गया है ऐसे लोगों में जिनको टीबी हुआ हो 2020 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड में। इंडिया में अभी तक वर्ल्ड के 27% वर्ल्ड के टीबी केसेस पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, टीबी हमारा जो होता है वो आपका बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो कि पल्मोनरी टीबी कहलाता है, यानी कि लंग्स को अफेक्ट करता है। आगे बात करेंगे चिकनगुनिया की। तो यूएसए ने वर्ल्ड की पहली वैक्सीन चिकनगुनिया के लिए, इसको नाम दिया गया है IXCHQ, इसको अप्रूव किया है। इसके अंदर लाइव वीकेंड वर्जन चिकनगुनिया वायरस के पाए जाते हैं। ये एक वायरल डिसीज होती है जो कि एडीज मॉस्किटोज के द्वारा फैलती है। ठीक है, फीवर, अर्थेलेगिया, रैशेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली बार इसको तंजानिया में 1952 में आइडेंटिफाई किया गया था। जनरली अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका के पार्ट में ये देखी जाती है। ये प्रेग्नेंट मदर से अनबॉर्न चाइल्ड में पास किया जा सकता है और न्यूबॉर्न्स के लिए फेटल हो सकता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंडिया के नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में इसको शामिल किया। फिर आ जाते हैं पन्नामलाइन पेंटिंग्स तमिलनाडु की तरफ। तो भाई इसका क्वेश्चन सीडीएस में भी आया था। 1300 साल पुरानी पेंटिंग्स आपकी तालगिरीश्वर टेम्पल में फेड हो रही है रिपोर्ट्स के हिसाब से। इन पेंटिंग्स में भगवान शिव को दिखाया गया है, उनके 8 हाथ दिखाए गए हैं। इसके साथ साथ उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और उनको जो नृत्य कर रहे हैं उस मतलब की पूरी पेंटिंग को या पर उस रूप को कहा जाता है लता थगिला दहा वानी। ठीक है, और गॉडेस पार्वती उनको देख रहे हैं। ये मिरर पेंटिंग्स हैं जो कि स्टोन वॉल्स पे भाई हमारी बनाई गई थी, लाइमस्टोन और सैंड की पेस्ट को यूज करते हुए। जनरली ये आपकी अजंता और चितनावत्सल की जो पेंटिंग्स हैं उनको काफी क्लोजली रिजेंबल करती हैं। इनको पल्लव राजा नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, जिनको राजा सिम्हा नाम से भी जाना जाता। ठीक है, राजा सिन्हा के संस्कृत एपिग्राफ्स जो हैं एपिग्राफ्स से वो यहाँ पर पाए गए। फिर आते हैं कोलकाली डांस की तरफ। तो रिसेंटली कोलकाली डांस आपका त्रिशूर केरला में कंडक्ट किया गया इन रिमेम्बरेंस ऑफ सेंट थॉमस, जब वो इंडिया आए थे। ठीक है, नॉर्थ मालाबार रीजन ऑफ द स्टेट में इसको कंडक्ट किया जाता है। इसको वहां पर बोला जाता है कोलाटम, कोलाटम नाम से जाना जाता है, और कोलामू नाम से इसको तमिलनाडु में जाना जाता है और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें कल्यार पट्टू के कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि केरल और तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। पैडी हार्वेस्ट सीजन के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। आगे बात करेंगे वज्र मुष्टि कलंगा की। तो वज्र मुष्टि कलंगा एक रेसलिंग का फॉर्म होता है, कन्वेंशनल ग्रैपलिंग फॉर्म से थोड़ा अलग होता है। इसमें 2 जेटी फाइटर्स जो रहते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें वज्र मुष्टि जो रहती है वो फाइटर्स यूज करते हैं, नकल डस्टर्स होते हैं जिसमें डायमंड्स वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, वो वेपनरी के तौर पे यूज किए जाते हैं। काफी अच्छी खासी तगड़ी फाइट होती है। जो भी भाई अपने अपोनेंट के हेड से पहला खून निकाल देगा उसको विनर माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन मैसूर पैलेस में इसको कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले इसको मेंशन किया गया था मनसा में। ठीक है, ये एक मैनुअल था वॉरफेयर का किंग सोमेश्वर सेकंड ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी।
हमारा एक पोर्टुगीज ट्रेवलर भी था, उसका नाम था फर्नैंडो न्यूनिस। उसने इस रेसलिंग को विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले देखा और डॉक्यूमेंट भी किया। उसके बाद आते हैं सी बकथॉर्न पे। सी बकथॉर्न फ्रूट जो है ये लद्दाख का है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, फोर्थ जीआई टैग है लद्दाख में। एप्रीकोट को मिल चुका है इससे पहले, पश्मीना को, लद्दाखी वुड कार्विंग को मिल चुका है। सी बकथॉर्न को जो है भाई अलग एक साइंटिफिक नाम है इसका। इसका साइंटिफिक नाम है हिप्पो फाई रैमनॉइडस। ठीक है, ये भाई इसका क्या है साइंटिफिक नाम है। यूरोप और एशिया में पाया जाता है। इंडिया में ये ट्री लाइन के अबव पाया जाता है, हिमालयन रीजन में, जनरली ड्राई एरियाज में, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड स्पीति। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हैदराबाद सदर फेस्टिवल, अ कार्निवल सेलिब्रेटिंग बफेलो कैटल। तो हैदराबाद का एनुअल सदर फेस्टिवल जो है वो आपका नवंबर में होता है। लाइवली सेलिब्रेशन होता है जो कि बफेलो कैटल के आसपास सेंटर्ड रहता है। हर साल दिवाली के दूसरे दिन इसको मनाया जाता है यादव कम्युनिटी के द्वारा। हैदराबाद में यादव कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज धुमना पोथुलार पांडुंगा। फिर बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट चूजेस द घोल एज द स्टेट फिश। तो एक सिग्निफिकेंट मूव में गुजरात गवर्नमेंट ने घोल को ऑफिशियल स्टेट फिश के तौर पे चूज किया है, एम्फिसाइजिंग उसकी इकोनॉमिक एज वेल एज डिस्टिंक्टिवनेस, दोनों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी और उसका जो अलग थोड़ा दिखेगा जो डिस्टिंक्टिवनेस है उसको भी। तो ये हमारा जो डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट का जो लिया गया है, बेसिकली इस रेयर फिश स्पीसीज को बचाने के लिए लिया गया है। प्लस इस पूरे वास्ट इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि पर्शियन गल्फ से लेके पैसिफिक ओशन तक पाया जाता है, वहां पर ये जनरली पाई जाती है। घोल का जो मीट है वो फ्रोजन फिलेट के तौर पे या फिर होल फिश के तौर पे यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भेजा जाता है। इसका जो एयर ब्लैडर होता है, जिसका ड्राइड एयर ब्लैडर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके स्टमक से। और चाइना में, हांगकांग में, बाकी एशियन कंट्रीज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इसका जो एयर ब्लैडर होता है उसको 25,000 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से एक्सपोर्ट मार्केट में मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट की। तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ने। इसमें उस टाइम के जो थे वही, इसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ की बात की गई है मिल्क, एग, मीट और की प्रोडक्शन में ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर ऑफ 2022 एंड 23। ठीक है, ये रिपोर्ट हमारी एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे जो कंडक्ट किया गया था मार्च 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें लाइवस्टॉक सेक्टर के ऊपर की परफॉर्मेंस की बात की गई। अब अगर हम जैसे मिल्क के प्रोडक्शन की यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 3.8% के हिसाब से बढ़ गया, हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है ना। 20 to 30 मिलियन टन पहुंच चुका है 2022 और 23 में। यूपी ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया 15%। फिर उसके बाद राजस्थान आ जाता है 14, मध्य प्रदेश 8, गुजरात 7, आंध्र प्रदेश 6। कर्नाटक ने हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट देखी है 8.76% की। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। एग प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एग प्रोडक्शन में एक ग्रोथ आपकी 6.7% ईयर ऑन ईयर देखी गई है, रीचिंग 138.38 बिलियन। ठीक है, 138.38 बिलियन भाई इसका जो ग्रोथ है पहुंची गई है। आंध्र प्रदेश आपका लीडिंग एग प्रोड्यूसर आया है 20% के शेयर के साथ में। फिर तमिलनाडु 15, तेलंगाना 12, वेस्ट बंगाल 9 और केरल 6 आ जाता है। वेस्ट बंगाल ने हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट देखी है 20.1% की। उसके बाद सिक्किम, उत्तर प्रदेश आ जाते हैं 18 और 12। फिर हमारे मीट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मीट प्रोडक्शन आपका 5% बढ़ा है प्रीवियस ईयर से, यानी कि 9.77 मिलियन टन। ठीक है, यूपी ने 12% कंट्रीब्यूट किया है टोटल आउटपुट में। फिर वेस्ट बंगाल 11, महाराष्ट्र 11, आंध्र प्रदेश 11 और तेलंगाना भी 11%। सिक्किम ने हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट देखी है मीट प्रोडक्शन में 63% पे। उसके बाद मेघालय 38 और गोवा आ जाता है 22%। वुल के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल वुल प्रोडक्शन इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ आया। ठीक है, 16.8% का पिछले 5 सालों में, यानी कि 33.61 मिलियन टन केजी पहुंच गया 2022 और 23। 2.1 इंक्रीज तो लेकिन देखा गया वुल प्रोडक्शन में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फिर भाई हमारा आ जाता है सेकेंड लास्ट खबर, बोईता बंदाना कमेमोरेटिंग ओडिशा मैरीटाइम हेरिटेज। तो ओडिशा के जो लोग हैं उन्होंने बोईता बंदाना बनाया। ठीक है, पोस्ट फेस्टिवल है
जिसमें मैरीटाइम ग्लोरी जो इस पूरे रीजन की रही थी पहले, उसके बारे में बात की जाती है। एनुअल ऑब्जर्वेंस जो रहता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। फुल मून डे रहता है, यानी कि पूर्णिमा का दिन रहता है कार्तिक के महीने में, यूजली अक्टूबर या नवंबर में लाई करता है। बोईता बंदा कल्चरल ट्रिब्यूट है उड़ीसा की एशियन मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए, प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो उनके ट्रेड रिलेशंस रहते। सबसे लास्ट में आता है रास महोत्सव इन मजूली। तो एनुअल रास महोत्सव आपका मजूली असम में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है बेसिकली इसमें। मजूली वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की विसिनिटी में आता है। इज द हार्ट ऑफ असमीज न्यू वैष्णविज्म, ठीक है, इसको कहा जाता है न्यू वैष्णविज्म, देखिए वैष्णव पंथ को फॉलो करने वाले। इसमें वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज, यानी कि भगवान जो वैष्णव पंथ है उनके बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जिनको सत्र कहा जाता है, ठीक है। रास फेस्टिवल आपका काफी अच्छे से मनाया जाता है। लोकल्स भवना, ठीक है, भवना आपका एक ट्रेडिशनल फॉर्म का ड्रामा रहता है जो 15th से 16th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था एस्टीम फिगर श्रीमंत शंकर देव के द्वारा, वो भी परफॉर्म किया जाता है। सबसे लास्ट में आते हैं, बात कर लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज ऑफ इंडिया की। तो भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ज्वाइन किया, ठीक है। लोकटक लेक मणिपुर गवर्नमेंट ने कंसर्न्स रेज किए कि लोकटक लेक का जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान है वो संगई टियर जो इस विसिनिटी में पाया जाता है उसको अफेक्ट करेगा। मुडीची थल्लापल्ली तेलंगाना 3000 साल पुरानी आयरन एज जियोग्लाइफ सर्कल इसका यहाँ पर डिस्कवर किया गया। कुर्नूल आंध्र प्रदेश आ जाता है, पन्नी फेस्टिवल दिवारागट्टू कुर्नूल में मनाया गया। बेंगलोर कर्नाटक बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान अनवेल किया गया इन द लाइन ऑफ द सिटीज कमिटमेंट टू C40 सिटी। कदलुंडी रिवर कोझिकोड केरल आ जाता है। श्रिंकिंग मड फ्लैट इकोसिस्टम कदलुंडी रिवर का जो है वो कदलुंडी वलीकुन्नू कम्युनिटी रिजर्व को अफेक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ कोझिकोड ने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को ज्वाइन किया। पणजी गोवा आ जाता है, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका कंडक्ट किया गया। दो गुजरात, यहाँ पर ओल्ड स्पीसीज जो है इसको स्ट्रीट फिश के तौर पे माना गया एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। समर लेक राजस्थान, रिसर्चर्स ने पाइकोसिस्टिस सेलिनेरियम ग्रीन एल्गी की जो कैपेबिलिटीज है वो हाइपरसेलिन सोडा लेक सेम्बर में पाई है कि भाई ये सरवाइव कर सकती है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, ऐसा पाया। सतलज रिवर की बात करेंगे तो रिसर्चर्स ने टेंटलम को पाया है सतलज रिवर सैंड में इन पंजाब। वर्ल्ड की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं इटली की तरफ। इटली माउंट एटना वोल्केनो सिसिली के आइलैंड्स के पास दोबारा से इरप्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर आ जाते हैं बहरीन की तरफ, किंगडम ऑफ बहरीन ने अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लिया। कतर की बात करेंगे तो कतर की कोर्ट ने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी के पर्सनल को मृत्युदंड की सजा सुनाई। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने नेशनल अपोलॉजी जो है वो इशू की है टू ऑल द सिटीजन जिसको जो कि थैलिडोमाइड ट्रेजेडी से अफेक्टेड हुए हैं, प्लीज गूगल इट। मोजाम्बिक की बात करेंगे तो INS सुमेधा मापुटो पर आया। मोजाम्बिक एक्सटेंडेड ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट टू अफ्रीका के पार्ट के तौर, ठीक है। गुयाना की बात करेंगे तो इंडियन नेवी सक्सेसफुली एंटी पायरेसी पेट्रोल ऑन गल्फ ऑफ गुयाना में की। उसके बाद आ जाते हैं सेनेगल की तरफ, तो सेनेगल ने पहली मीटिंग WHO की इनिशिएटिव की ऑन ग्लोबल ऑन्कोसिराइसिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन कॉन। डोमिनिका की बात करेंगे तो डोमिनिका ने वर्ल्ड का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने का अनाउंस किया है। फिर बात करते हैं बेरिंग सी स्ट्रेट की, तो एक स्टडी रिसेंट आई है, इसमें डिक्लाइनिंग बेरिंग सी आइस और इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर हैजार्ड जो नॉर्थ ईस्ट चाइना में है उनके बीच में एक लिंक बनाया है। आइलैंड की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड जो है उन्होंने ज्वाइन किया है कि भाई वुमेन जो है उनको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। वुमेन ने मतलब हड़ताल की थी बेसिकली इक्वल पे के ऊपर, तो उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया, ठीक है। स्विट्जरलैंड की बात करेंगे सबसे लास्ट में, तो 5th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP टू मिनामाटा कन्वेंशन हेल्ड इन जिनीवा। सबसे लास्ट में बात करूंगा तो भाई प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, वी नीड इट। आप लोगों का ज्यादा व्यूज ज्यादा एंगेजमेंट हम लोगों को काफी हेल्प करेगा। बाकी जीके लेवल बैच में आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं, लास्ट टाइम आ चुका है, उसके बाद इनरोलमेंट करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो अभी आपको अगर जीके में लेवल अप करना है तो जीके लेवल अप बैच में आप इनरोल कर लीजिए। डिटेल्स के लिए 8839961158 पर आप लोग DM कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद टू यू ऑल।